हेलो 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 गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप अब मस्त मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो और आप लोग की सीएस प्रोफेशनल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अगर बच्चा दिसंबर में एग्जाम दे रहा है 2025 या जून में दे रहा है 2026, ये वीडियो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। इस वीडियो तक अगर पहुंच चुके तो हम लोग बता दें, हम लोग मंजिल 2.0 बना रहे हैं जहां पर हम सारे चीजों का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। माइंड यू, ये रिवीजन है, ये टोटल डिस्कशन नहीं है। हम टोटल डिस्कशन में और भी डिटेल में बातें करते हैं। अगर चाहे कोई भी चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, हम लोग हर एक चैप्टर में डिटेल में बातचीत करते हैं। बट ऑब्वियसली बात, हम यहाँ पर रिवीजन पर्सपेक्टिव से आया और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही बच्चे हैं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी आपका यारो, कोई भी है आपके जिंदगी में जो सीएस कर रहा है और वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो आपको ये वीडियो उन तक पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है टू मोटिवेट मी एवरीवन। जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, कोई भी आपका दोस्त, भाई, बंधु है, जेकेसी है, नॉन जेकेसी, भाई कोई भी कोचिंग क्लासेस से उसने पढ़ाई करी है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बच्चा आखिर बच्चा होता है। तो ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कर दिया जाए। ठीक है जी, तो ये मेरा सब लोगों से आग्रह रहेगा। इस वीडियो को बेटा जी अगर आप देख रहे हो तो पहले ही मिनट लाइक कर दो देखने से पहले, बिकॉज कंटेंट A1 है, A1 था, A1 ही रहेगा हमेशा। तो यारो चलो बिना किसी देरी के लास्ट वाली वीडियो में, ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है टेक ओवर का। हमने टेक ओवर के पहले पार्ट में रेगुलेशन नंबर 3 और 4 डिस्कस कर लिया था और सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद लॉजिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग रेगुलेशन 5 ऑनवर्ड्स पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, चलो प्लीज ये वीडियो को 2x में देखना। ऑलरेडी मैं फास्ट बोल रहा हूं, बट फिर भी आप 1.5x थोड़ा स्पीड में देखना, सो दैट यू कैन कवर अप द कंटेंट इन अ फास्टर मैनर। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे? ये नोट्स हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूं, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा। अगर वहां नहीं मिला तो भैया मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो प्लीज वहां से ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हो। ये सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल करवा दिए गए, सो दैट बच्चों का बहुत ज्यादा भला हो पाए। आपका 1% भी भला हो रहा है तो प्लीज डेफिनेटली मुझे चैट बॉक्स में बताना। सर जी, लेट्स स्टार्ट विथ रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन नंबर 5 डील करता है इन डायरेक्ट एक्विजिशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बेटा? इन डायरेक्ट एक्विजिशन के बारे में बात करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डायरेक्ट एक्विजिशन? बेटा सीधी बात है, कल मैंने आपको बताया था एक्वायरर अलोंग विद पीएससी। एक्वायरर अलोंग विद पीएससी एक्वायर करता है, टारगेट करता है किसको बेटा? एक्वायर करता है एंटिटी को, और उस एंटिटी के पास हमारे टारगेट कंपनी के, बोलो क्या है हमारे टारगेट कंपनी का? है भैया शेयर्स, किंवा वोटिंग राइट्स, किंवा कंट्रोल। ऑलरेडी हम लोगों ने ये कल के लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ लिया था। अगर ये करते हो, आज रेगुलेशन नंबर 5 ये बोलता है अगर ये सब तुम नाटक करते हो तो आप लोगों को देना पड़ेगा एक पब्लिक अनाउंसमेंट। सुंदर सा, सुशील सा, प्यारा सा, बोलो क्या देना पड़ेगा? एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है दे देंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वी विल डेफिनेटली गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट। बोलो कोई डाउट 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 डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बट सर अभी हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। सर क्या पढ़ना है हमको? हम पहली बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम वो पढ़ने वाले डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। सर नहीं समझा बेटा, मैं समझाता हूं बेटा। सर किया तो था इनडायरेक्ट एक्विजिशन, किया तो था इनडायरेक्ट एक्विजिशन, बट सर गवर्नमेंट उसको मान रही है डीम्ड डायरेक्ट। सर गवर्नमेंट उसको मान रही है डीम्ड डायरेक्ट। ये कब होगा? जिस कंपनी को आपने टारगेट किया, आपने टारगेट कंपनी को टारगेट करना चाहिए था, बट आपने किसको उड़ाया? आपने किसको हाथ हाथ में हथियाया? आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी एंटिटी को, और ये एंटिटी के पास अपने टारगेट कंपनी के शेयर्स, किंवा वोटिंग राइट्स, किंवा कंट्रोल है। बराबर है? अब मैं बोल रहा हूं अगर ये एंटिटी, सर अगर 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 कहां गया? मेरा पेंसिल कहां गया? अरे अरे अरे, हाँ, अगर ये जो एंटिटी है दोस्तों, अगर ये जो एंटिटी है, व्हाट इज, ये कमजोर एंटिटी निकली, बेरोजगार एंटिटी निकली। ये एंटिटी के पास तो ताकत ही नहीं था। ये तो सबको पता था कि अगर इस एंटिटी को टारगेट करेंगे ऑटोमेटिकली टारगेट कंपनी आ जाएगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा? दैट एक्वायरर ने जानबूझकर एक वीक एंटिटी को टारगेट किया, जिसके वजह से टारगेट कंपनी हाथ में आ गया। नो डाउट हम इसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन तो बोलेंगे, बट गवर्नमेंट बोलती है आपने नाजायज फायदा उठाया है एक ऐसी एंटिटी को उठाकर जिसका पावर कम है। सर पावर कम है कैसे मालूम पड़ेगा? आपको या तो उसका सेल्स टर्नओवर देख लो, या तो आप उसे एनएवी में नाप लो।
तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब ये कैसे कैलकुलेट करना होता है ये मैं आपको एक फॉर्मूला से बता देता हूं। देखो बेटा, आप लोगों को सेल्स टर्नओवर, एनएवी एंड मार्केट कैप, इसके बेसिस पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो आपने जिसको टारगेट किया है, यानी आपने जिसको उठाया, यानी एंटिटी को जो उठाया है वो पावरफुल था कि नहीं था। बेटा अगर एंटिटी बहुत पावरफुल था तो बेटा फिर तो उसको इनडायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे, बट बेटा एंटिटी एकदम हल्का फुल्का एंटिटी है, कोई ताकत नहीं है, कोई जोर नहीं है, आपने उसको उठाया है, इसका मतलब है बेटा हमें उसको मानूंगा डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। क्या मानूंगा बेटा उसको मैं? डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन। डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन का सीधा और साधा मतलब होता है कि आपने ऐसी एंटिटी को टारगेट किया है जो वीक है। सर वीक है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तीन चीज में से कोई भी एक चीज आप देख लो, सेल्स टर्नओवर, एनएवी, मार्केट कैप। अब इसको ढूंढते कैसे, मेरी बात सिंपल से समझ लेना कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ले लो सेल्स टर्नओवर टारगेट कंपनी का, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे? सेल्स टर्नओवर ऑफ टारगेट कंपनी प्लस सेल्स टर्नओवर ऑफ एंटिटी, और इसका आंसर जो आएगा ना, अगर वो 80% से ऊपर आता है तो फिर आपने एक वीक एंटिटी को उठाया, इवन इफ इट इज इनडायरेक्ट, मैं उसको मान लूंगा डीम्ड डायरेक्ट। अच्छा जी, कैसे करोगे जरा बताओ सर? डेफिनेटली हम तुमको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो यहां पर लिखा था सेल्स टर्नओवर 100, ठीक है, टारगेट कंपनी का, इसको कर दो। इसके बाद बेटा आएगा 100, क्योंकि ये 100 ही है, प्लस सेल्स टर्नओवर ऑफ एन एंटिटी, वो कितना है बेटा? 20। अब बेटा इसको अगर तुम हिसाब लगाओ, 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आएगा 83.33%। इट इज मोर देन 80, आंसर इज यस। तो ऐसे केस में हम मान लेंगे इवन इफ आपने ट्रांजैक्शन इनडायरेक्ट किया है, बट मैं क्या मान लूंगा? डीम डायरेक्ट मान लूंगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ऐसे ही सिमिलरली एनएवी और मार्केट कैप के ऊपर आपको देखना है। सर अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर आपका इनडायरेक्ट एक्विजिशन हम लोग क्या मानने लग गए आज? डीम्ड डायरेक्ट मानने लग गए। तो सर डीम्ड डायरेक्ट मानने लग जाएंगे तो डीम्ड डायरेक्ट रिलेटेड जो भी रूल्स है, प्राइसिंग का, टाइमिंग का, ये सारे के सारी चीजें चेंज हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए। इन शॉर्ट मैंने अभी तक आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5 बता दिया, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक अनाउंसमेंट। बेटा मेरे को ये सिखाता है पब्लिक अनाउंसमेंट आप लोगों को देना है ये 3, 4, 5 सिखाता है, बट कब देना है ये 13 के अंदर लिखा हुआ है। कब देना है बोलो, कहां लिखा हुआ है? 13 के अंदर लिखा हुआ है। 13 वो रेगुलेशन है बेटा जिसके अंदर आप लोग कब कब पीए दोगे वो लिखा हुआ है, ठीक है। आप कब पीए दोगे वो लिखा हुआ है, दैट इज द कोर थिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। बेटा वापस से बोल देता हूं बेटा, सर जी रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 5 क्या बताता है? देखो ये शेयर वोटिंग राइट एक्वायर किया तो बताएगा, ये कंट्रोल किया तो बताएगा, और ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन किया तो बताएगा। ये कभी भी तुम लोग करते हो ना, शेयर वोटिंग राइट, कंट्रोल या इनडायरेक्ट एक्विजिशन कुछ भी करते हो, तो आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? आप लोगों को देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट। ये तो हमने पढ़ लिया, बट पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है इस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है भैया? ये जो हम लोग अभी रेगुलेशन पढ़ने वाले उस पर डिपेंड करता है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ 13(2)(a). 13(2)(a) क्या बोलता है भैया? 13(2)(a) बोलता है भैया अगर आपने मार्केट से शेयर परचेस किया है और मार्केट से शेयर परचेस करने की वजह से आप लोगों का थ्रेशोल्ड क्या हो गया? 25 ट्रिगर हो गया। आपका थ्रेशोल्ड ट्रिगर हो गया 25। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट बोलती है आप लोगों को पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा प्रायर टू द प्लेसमेंट ऑफ परचेस। मतलब ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस करने से पहले। ये कौन सा ऑर्डर है? ये वो ऑर्डर है जिसके वजह से आपके पास कंपनी का 25% ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप लोगों की जिम्मेदारी, बोलो क्या करने की? बोलो क्या करने की? बोलो जी बोलो, क्या करने की भैया? करने की तुम्हारा क्या करने की सर? ऑर्डर या प्राइवेट प्लेसमेंट, सॉरी पब्लिक अनाउंसमेंट करने की। तो सिंपल बात,
सबसे पहले भैया हम लोगों को समझना है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में अगर तुम लोग शेयर खरीद रहे हो, तो अगर शेयर खरीदोगे तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है? लॉ बोलता है प्रायर टू प्लेसमेंट ऑफ परचेज। सुना मैंने क्या बोला? प्रायर टू प्लेसमेंट ऑफ परचेज। तो परचेज होने से पहले आप लोगों को ये सब नाटक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद 13(2)(b) हम लोग क्या पढ़ रहे सर? 13(2)(b) उसको बोल रहे हैं बी फॉर बेवकूफ। बेटा याद तो करना पड़ेगा ना। 13(2)(b), बी माने बेवकूफ, बी माने बेवकूफ, बी माने बेवकूफ, बी माने नहीं, नहीं बोलोगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा ना। क्यों बोलोगे? बोलो। 13(2)(b), बी फॉर बेवकूफ, बी फॉर बेवकूफ, बी फॉर बेवकूफ, बी फॉर बेवकूफ। क्या बोल रहे हैं सर? बोलते हैं सर एक्विजिशन कर रहे हो किसका? शेयर का, वोटिंग राइट का, कंट्रोल का। ठीक है, और ये आ रहा है बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ व्हाट? ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसका मतलब है आज मेरे पास शेयर्स, आज मेरे पास वोटिंग राइट, आज मेरे पास कंट्रोल आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन। बट तू इतना गधा है कि तुझे अभी तक कन्वर्जन का डेट मालूम नहीं है। तुझे अभी तक कन्वर्जन का डेट नहीं मालूम है, इसको उसको बेवकूफ बोल रहे। तो गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं। अरे ऐसा होता है ना, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, वो थोड़ी उसको मालूम है करना है कि नहीं करना, वो डिसाइड करेगा जब करना है। तो अगर तुमको कन्वर्जन का डेट नहीं पता है, तुमको अगर कन्वर्जन का डेट नहीं पता है, तो गवर्नमेंट बहुत ही काइंड है, बोलता है जब तुम एक्सरसाइज करोगे तब तुम मुझे पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना। ठीक है। अच्छा, सी फॉर चालाक। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट चालाक? चालाक क्योंकि उसको ये इसके या इस वाले केस में भी आप शेयर्स, वोटिंग राइट, कंट्रोल अक्वायर कर रहे हो बिकॉज ऑफ कन्वर्जन। बट यहां पर आप लोगों को क्या पता है? यहां पर आप लोगों को कन्वर्जन डेट पता है। आप लोगों को बोलो क्या पता है? कन्वर्जन डेट पता है। अगर तुझे कन्वर्जन डेट पता है, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप लोग 2 दिन पहले बताओगे। आप लोग को 2 दिन पहले बताओगे। सर 2 दिन पहले बताएंगे जब आप लोग प्लान कर रहे हो। सर आप लोग को 2 दिन पहले बताओगे जब कन्वर्जन होने वाला है। तो सो ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक। ए फॉर ओपन मार्केट, ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक। ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक। ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक। ए फॉर ओपन मार्केट, ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक। याद रहेगा? ओपन मार्केट बेवकूफ चालाक, ओपन मार्केट बेवकूफ चालाक, ओपन मार्केट बेवकूफ चालाक, ओपन मार्केट बेवकूफ चालाक। ओपन मार्केट मतलब जब तुम ओपन मार्केट से शेयर लेने वाले हो और उसके वजह से बोलो क्या हो गया? थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। उसके वजह से बोलो क्या होगा? थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप पब्लिक अनाउंसमेंट दोगे। बी फॉर बेवकूफ, शेयर वोटिंग रेट कंट्रोल आएगा। बट तुमको कन्वर्जन डेट नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तुम एक्सरसाइज करोगे तभी बताना। सी फॉर चालाक, चालाक हो तो आप लोगों को कन्वर्जन डेट पता है। अगर आपको कन्वर्जन डेट पता है 2 दिन पहले बता दो। तुम समझे क्या हो गया? देखो देखो बेटा, लॉ चाहता है आप पब्लिक अनाउंसमेंट अर्लीस्ट दो, जल्द से जल्द दो। आप लोग जल्द से जल्द देने की कोशिश करो, जल्द से जल्द आप देने की कोशिश करो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी आप लोग बता दोगे। ठीक है, आप लोग का जिम्मेदारी होता है कि आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताओगे, जल्दी से जल्दी आप मेरे को इंटीमेट करोगे, कॉन्फर्मेशन दोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई डाउट? यह आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। एकदम बढ़िया वाली बात है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट 13(2)(d). डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब समझा नहीं? डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से, मेरी बात सुनना फ्रेंड, डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से अगर आपके पास बेटा क्या आ रहा है? शेयर आ रहा है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से आप लोगों के पास आपकी थ्रेशोल्ड के ऊपर शेयर होल्डिंग जारी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग पब्लिक अनाउंसमेंट कब दोगे? जिस दिन आप एग्जीक्यूट करोगे एक्विजिशन अग्रीमेंट। अच्छा, इसके बाद आता है ई फॉर इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट की स्पेलिंग देखो कैसे लिखिए, ई फॉर इनडायरेक्ट। देखो अच्छे से, ई फॉर इनडायरेक्ट याद करने का बहुत तरीका है सर। इनडायरेक्ट एक्विजिशन है जहां पर टारगेट कंपनी आप जो प्लान कर रहे हो इज नॉट मोर देन 80% ऑफ ओवरऑल ट्रांजेक्शन, यानी
80% से ऊपर जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन ही है। बट अगर 80% के ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा डीम्ड डायरेक्ट। इफ यू रिमेंबर, अभी अभी जस्ट पढ़ाया तुम लोगों को। अब यहां पर क्या बोल रहा है, आपको 4 दिनों के अंदर अंदर बताना है, आप लोगों को 4 दिनों के अंदर अंदर बताना है। कब? जब आपने प्राइमरी एक्विजिशन का अग्रीमेंट किया। कब? जब आपने प्राइमरी एक्विजिशन का अग्रीमेंट किया। प्राइमरी एक्विजिशन का अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपने सेलिंग शेयर होल्डर के साथ बात की, सेलिंग शेयर होल्डर के साथ बात करने के बाद जो अग्रीमेंट किया जिसके वजह से थ्रेशोल्ड ट्रिगर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्विजिशन। ठीक है, या तो आपने एक्विजिशन तो कर दिया बट आपने इंटेंशन नहीं बताया, आपने इंटेंशन नहीं बताया कि आप लोग उस कंपनी को खरीद क्यों रहे हो। देखो समझाता हूं, समझो ये मेरी कंपनी है बीपू लिमिटेड, मेरा टारगेट है टैप लिमिटेड, ये मेरे कंपनी, ये मेरे को टारगेट कंपनी है। ठीक है, बट मैंने तो इसको खरीदा नहीं, मैंने किसको खरीदा, मैंने तो एंटिटी को खरीदा। एंटिटी का नाम है गैप लिमिटेड। सुना मैंने क्या बोला? तो गैप लिमिटेड। अब बेटा मैंने शेयर, मैंने वोटिंग रेट, मैंने कंट्रोल किसका परचेज किया? गैप का। अब बेटा मेरे को गवर्नमेंट बोलता है तेरे को 4 दिनों के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। कब? जब आपने ये प्राइमरी एक्विजिशन किया तब बताओ, या आपने इस कंपनी को क्यों उठाया, उसका पीछे का इंटेंशन क्या है कि टैप को आपको कंट्रोल करना है, तो आपने इंटेंशन जब भी बताया, जो भी इसमें जब पहले ट्रिगर होगा वहां से 4 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगर मैं एफ की बात करूं, एफ माने बेटा हम लोग क्या मानेंगे? डीम्ड डायरेक्ट। बेटा क्या मानेंगे बेटा? इसको हम लोग डीम्ड डायरेक्ट मानेंगे। अब डीम्ड डायरेक्ट में अपन क्या मानेंगे? भैया बोलते हैं कि इधर 4 दिन का सिलसिला नहीं है, जो भी डेट है प्राइमरी एक्विजिशन जब हुआ तब, या बेटा आपने इंटेंशन लोगों को बताया, इंटेंशन आप लोगों ने बताया। क्या इंटेंशन बताया बेटा? कि आप लोग प्राइमरी एक्विजिशन क्यों कर रहे हो। जब भी तुम ऐसा करोगे तो बेटा इट विल ऑलवेज हेल्प यू कि आपको जो दोनों में से एक डेट पहले ट्रिगर होता है वहां से आप बता दो। यहाँ पे 4 दिन 20 दिन नहीं है, जब मालूम पड़ा तब बताओ। ठीक है, चलो याद कर लेते हैं। ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक, डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, ई फॉर इनडायरेक्ट, एफ फॉर डीम डायरेक्ट। कोई दिक्कत? ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक, डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, ई फॉर इनडायरेक्ट, एफ फॉर डीम डायरेक्ट। ए में मार्केट से खरीद रहे हो, कब बताओगे? परचेज करने से पहले बताओगे। बी फॉर बेवकूफ, जिस दिन तुम क्या करोगे, जिस दिन तुम एक्सरसाइज करोगे उस दिन बताओगे। सी 2 दिन पहले बताओगे। डी डिसइन्वेस्टमेंट है। ई फॉर इनडायरेक्ट 4 दिनों में बताओगे। यहाँ पर वो 4 दिन का सिलसिला नहीं है। चलो जी फॉर घी। ठीक है, जी फॉर घी बोलता हूं मैं, जी फॉर घी। घी क्यों बेटा? आपको प्रेफरेंशियल इशू मिल रहा है। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब ये होता है कि भैया आप लोगों को प्रेफरेंस मिल रहा है, दैट इज आई एम टेलिंग देम एज घी। अच्छा ये कब होगा? बोलता है ऑन द डेट ऑफ विच बीओडी ऑफ टारगेट कंपनी ऑथोराइजेज सच प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। on the date of which on the date of which board of director of target company ऑथोराइजेज सच प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कुछ समझा बेटा? मतलब सर जिस दिन मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जिस दिन मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बेटा, जिस दिन मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव क्या किया बेटा, जिस दिन मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रेफरेंशियल इशू अप्रूव किया उसी दिन बताना पड़ेगा। बट रिमेंबर तब भी बताना है जब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ होगा, तब भी बताना है जब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ होगा। कोई दिक्कत की बात? एच फॉर बेटा क्या है बेटा? एच फॉर बाईबैक। ठीक है, अब तीर से इसको याद करते हो, हॉर्स याद किया, बट हमने इसको एच फॉर बाईबैक ही बताया था। ठीक है, अब भैया बाईबैक की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। भैया बाईबैक का अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं। भाई बाईबैक में क्या होगा बेटा? याद रखना बाईबैक में ना ओल्ड इन्वेस्टर अगर बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ओल्ड इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। मैं रिपीट कर दूं, मैंने बोला कि भैया ओल्ड इन्वेस्टर अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है बाईबैक में तो उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। तो बोलता है आपको पीए कब देना? आपको 90 डेज के, आपको नॉट मोर देन, मतलब 90 डेज के अंदर अंदर आपको पीए देना पड़ेगा। सर अभी तक इतना कुछ पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी पढ़ा, ई पढ़ा, सब पढ़ा,
सब जगह पर सेबी ये चाह रहा था कि हम लोग जल्दी से जल्दी पब्लिक अनाउंसमेंट दे, यहाँ पर 90 दिन के बाद देना है। सर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 90 दिन के बाद देना है? कुछ लॉजिक वॉजिक है क्या? हाँ जी लॉजिक है। इन 90 दिनों में जो 90 डेज आपको दिख रहा है, इन 90 दिनों के अंदर अंदर आपके पास अंडर रेगुलेशन नंबर 10 टाइम होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप क्या करो, आप एग्जेम्पशन क्लेम करो। अच्छा इसके बाद बेटा, इसके बाद है आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। आई एम आउट ऑफ कंट्रोल मतलब बेटा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हुआ है, वोटिंग राइट हुआ, कंट्रोल हुआ है, बट आपको पता नहीं था ये आपके आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हुआ, तो बोलते जब मालूम पड़ेगा वहां से 2 दिन। ये क्या एग्जांपल देता हूं बेटा, ये बीपू है और मेरा भाई है टप्पू, ठीक है, हम दोनों में बिल्कुल बातें नहीं होती थी। मेरे पास ऑलरेडी कंपनी का 24% है। अब बेटा टप्पू और बिप्पू में बातें नहीं होती। एक दिन बेटा टप्पू बिप्पू मिले, दोनों भाई मिले, और दोनों भाई खाना वाना खाते वक्त बोला कि भाई मेरे पास रिलायंस का 24 है। बोलता भाई मैंने कल कल ही रिलायंस का 10% शेयर एक्वायर किया। अब टप्पू बेटा डीम्ड पीएससी मान लेते भैया, डीम्ड पीएससी है। डोंट यू फील, बीपू को तो पता ही नहीं था कि टप्पू लेने वाला है। दिस ट्रांजैक्शन वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्वायरर। आंसर इज यस। ऐसे केस के अंदर जब भी मालूम पड़ेगा 2 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। 13(2)(a) बोलता है अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में एक्वायर करने वाले हो, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सिंपल सी लाइन ये बोली है, अगर आप सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में ये सब चीज करने वाले हो तो आप लोग पहले ही ट्रांजैक्शन में बोल देना कि भैया फ्यूचर में कुछ प्रपोज ट्रांजैक्शंस होंगे और उस प्रपोज ट्रांजैक्शन के अंदर हम और शेयर्स एक्वायर करने वाले हैं। आप पहले ही बता देना, कोई दिक्कत की बात। चलो अब इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज है भैया, वहां पे बोला गया अगर अंडर रेगुलेशन नंबर 6 अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो, रेगुलेशन नंबर 6 में एक्विजिशन कभी करेंगे बेटा, रेगुलेशन नंबर 6 इज वॉलेंटरी ओपन ऑफर। अगर वॉलेंटरी ओपन ऑफर में आप एक्वायर कर रहे हो तो आपको सेम डे में पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ, ए फॉर, नहीं मैं नहीं बोल रहा, तुझे बोलना है। ए फॉर ओपन मार्केट, बी फॉर बेवकूफ, सी फॉर चालाक, डी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, ई फॉर इनडायरेक्ट, एफ फॉर डीम डायरेक्ट, एच फॉर, अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी, जी फॉर घी, एच फॉर बाय बैक, एच आई फॉर आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। इतने तो तेरे को याद होने ही चाहिए। ये आप बताओगे ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ये आप बताओगे एक्सरसाइज करोगे तब 2 दिन पहले, डी में बताओगे जब एग्रीमेंट एंटर किया, ई में 4 दिन में बताओगे जो 2 डेट्स आपको मैंने बताए थे, एफ 4 दिन 4 दिन कुछ नहीं है, जी घी जब बोर्ड अप्रूवल आएगा तब, एच 90 दिन में बताओगे, आई 2 दिन में बताओगे। ऐसा याद करना है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट विच इज टॉकिंग अबाउट पब्लिकेशन बेटा। नगर में ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, नगर में ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। नगर में क्या ढिंडोरे पीटने पड़ेगी, प्लीज मेरी बात सुनना। नगर में ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। नगर में क्या ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, दैट इज अबाउट रेगुलेशन नंबर 14। नगर में ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, नगर में चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। सर क्या बोला, सबसे पहले बोला कि यू नीड टू मेक इट पब्लिक। अभी पब्लिकेशन आपको करना पड़ेगा बेटा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए यू गाइज नीड टू मेक श्योर, अब पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि हर एक चीज़ जो हो रही है ना वो एकदम टाइम पे हो रही है, हर एक चीज़ जो हो रही है ना वो एकदम प्रॉपर हो रही है। इसलिए बड़ा सरकार ने क्या बोला, बोलता है कि जैसे ही आप पब्लिक अनाउंसमेंट दोगे, आप ये सेम इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दोगे, सेम इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को दे दोगे, और अगले वही पब्लिक अनाउंसमेंट अब अगले दिन तक सेबी एंड टारगेट कंपनी को दे सकते हो। बट सर मैंने पहले ही दिन में दे दिया, तो देना, मैंने कब तक को ना बोला है। अच्छा इसके बाद एक और चीज बोला है कि आप लोगों को ना पीए देने के बाद आपको देना पड़ेगा डीपीएस। डीपीएस का मतलब होता है डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। सुना मैंने क्या बोला, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ये कब देना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाने के 5 दिनों के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। अच्छा आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू सबमिट डीपीएस टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी। ये आपको देना पड़ेगा X+5 डेज में देना पड़ेगा। अच्छा, इन शॉर्ट ये देखो, आज अगर आपने पीए दिया, अगर आपने मेरे को क्या दिया बेटा, बोलो, मुंह का है बंद करके बैठे हो, आज तुमने पीए दिया, यही पीए ऑन द स्पॉट स्टॉक एक्सचेंज को दे देना, यही पीए आप ऑन द स्पॉट स्टॉक एक्सचेंज को दे देना। उसके बाद भैया X+1 यानी अगले दिन तक आप ये पीए सेबी को दे सकते हो एंड टारगेट कंपनी को दे सकते हो। देखते रहो ना बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास है
सेविंग द पीडीएफ, हाँ। उसके बाद है x+5, यानी पीए जिस दिन दिया वहां से 5 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें बेटा डीपीएस बनाना है। तुम्हें बेटा बोलो क्या बनाना है, डीपीएस बनाना है। वो डीपीएस आपको न्यूज़पेपर में देना है, सेबी को देना है, एक्सचेंज को देना है, सब लोगों को देना है, चिल्ला चिल्ला के देना है, किसी भी तरीके का छूट छाट नहीं होगी। बोलो, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन नंबर 1515 विच टॉक्स अबाउट कंटेंट ऑफ पीए। इंपॉर्टेंट है, व्हेन आई वाज इन सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, तब यहां से क्वेश्चन जरूर आया था। कंटेंट में क्या भैया, पीए का कंटेंट क्या होता है? अभी तो मैं थियरी बता रहा हूँ, लाइव लेक्चर में यानी रेगुलर क्लास में हम लोग एक्चुअल में पीए को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, सो दैट हम लोगों को अभी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो कंटेंट बता दो। कंटेंट में क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा डिटेल्स ऑफ एक्वायरर। ऑब्वियस ही बात है, मेरा एक्वायरर और मेरा पीएसी का डिटेल्स आएगा। प्लस बेटा अगर कोई सेलर है एंड उसके पीएसी है, वो मेरे को बताना पड़ेगा। अगर सेलर है और पीएसी है तो मेरे को वो बताना पड़ेगा। अल्टीमेट क्या बोले सर, फिर से बताओ। अल्टीमेट क्या बोले सर, फिर से बताओ। सबसे पहला भैया हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहला चीज ये सीखा कि भाई, सबसे पहला हम लोग ने क्या सीखा? सबसे पहला, प्लीज मेरी बात सुनना, एक तो हम लोगों को एक्विजिशन करना पड़ेगा। अरे बोले यस। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम डिटेल में अगर बात कर ले तो आ गया नेक्स्ट कि भैया अपने को कितना कंसिडरेशन पेएबल है। कंसिडरेशन कितना पेएबल है अंडर ओपन ऑफर, ये हमको दिमाग में डाल देना है। देन नेचर ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन, नेचर ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन भी हम लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को ऑफर प्राइस, ऑफर साइज, ये सारे के सारे चीज़ें आपको डिटेल में बताने पड़ेंगे। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा ये आपको बताना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ कंडीशनल ओपन ऑफर, इन केस ऑफ कंडीशनल ओपन ऑफर आप लोगों को मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बताने पड़ेंगे। अब जब मैं मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर बात करूं, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करूं, तो बेटा ये क्या होता है? रेगुलेशन नंबर 19 के अंदर हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वो हम लोग देखेंगे। एंड जो पीए है, जो डीपीएस है, ठीक है, पीए है, डीपीएस है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर डिसाइड कर पाए कि सब सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अच्छा, कंटेंट ऑफ पीए, डीपीएस और एलओ जो भी होगा वो कंप्लीट होगा, करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, और कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप छुपाओगे नहीं, ना ही कुछ चीज़ छोड़ोगे, ना ही कुछ तुम झूठ बोलोगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना आप लोग सेलर का इन्फॉर्मेशन, आप लोग बायर का इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ, ये सारे सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। आप लोगों को कंपनी का नाम, एक्विजिशन का टाइप, ऑफर साइज, ऑफर प्राइस, ये सब चीज़ दिखाने पड़ेंगे। कभी भी आप लोग फ्री हो एग्जाम के बाद, आप सेबी में जाना। सेबी में आप लोगों को आई थिंक एक डॉक्यूमेंट करके एक आपको एक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको टेक ओवर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आपको यहाँ जाना है। मैं मुझे डॉक्यूमेंट नहीं बोलना था, रुको एक सेकेंड रुको, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। व्हेनेवर यू ऑल गाइस आर फ्री, व्हेनेवर यू ऑल गाइस आर फ्री, आप लोग सेबी के वेबसाइट पे जाना। ठीक है, फाइलिंग्स में जाना था, सॉरी, फाइलिंग्स में जाना, टेक ओवर पे जाना। देखो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा है? आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एंड अब तुम यहाँ पे देखोगे तो कोई भी एक क्लिक कर दूँ मैं, बस तुमको दिखाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल पब्लिक अनाउंसमेंट, देखो ये रियल डॉक्यूमेंट है बेटा। ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट बहुत मज़ा आता है जब इसको हम लोग रेगुलर क्लास में डिस्कस करते हैं। हर एक डिटेल्स होता है इसके अंदर, हर एक चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज आई बिलीव आप प्रोफेशनल में हो, और प्रोफेशनल में जब इंसान पढ़ रहा है तो उसको भी कुछ ही दिनों में काम करने जाना है। सो पढ़ना ऐसा है कि भैया आप सामने वालों को बताओ कि भैया हम किसी से कम नहीं। नो डाउट प्रैक्टिकली काम करते करते यू विल एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, but I think this is what you should always see for. You should always work and you should always revolve around your knowledge. देखो प्रोफेशनल एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप नॉलेज के पीछे भागो।
ठीक है, आप लोग नोट्स वोट्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, आपको बस नॉलेज पता होना चाहिए कि भाई ये पढ़ना कैसे, इसको कैसे करना होता है। ये जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना, आपका मैक्सिमम चीज सॉर्ट हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड रेगुलेशन नंबर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन नंबर 6 है बेटा? देखो, दो टाइप का ऑफर होता है, दो टाइप का कॉन्सेप्ट है। एक है कंपल्सरी ऑफर, एक है कंपल्सरी ऑफर, पहला, ठीक है। दूसरा है, कंपल्सरी के बाद दूसरा है वॉलेंटरी ऑफर। एक कंपल्सरी ऑफर है, एक वॉलेंटरी ऑफर है, ठीक है। एक कंपल्सरी ऑफर है और एक वॉलेंटरी ऑफर है, ठीक है। अब बेटा जब मैं कंपल्सरी ऑफर बोलता हूं तो आपको उसमें रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5 मिलेगा। जब मैं वॉलेंटरी बोलता हूं तो रेगुलेशन नंबर 6 मिलेगा। ये दोनों में अंतर है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो। अब आप जरा ध्यान से देखोगे ना, वॉलेंटरी ऑफर का मतलब क्या होता है? तेरे पास ऑलरेडी कंपनी का 25% है, तेरे पास ऑलरेडी कंपनी का 25% है, तुझे और कंपनी के शेयर्स खरीदने। क्या बोल रहे हो? मैंने बोला तुम्हारे पास ऑलरेडी कंपनी का 25% है, तुम लोगों ने शेयर्स वोटिंग राइट कंट्रोल, तुम लोगों ने शेयर्स वोटिंग राइट कंट्रोल ऑलरेडी कंपनी का आपके पास है, बट आप और लेना चाहते हो वॉलेंटरीली। अगर आप और वॉलेंटरीली लेना चाहते हो, दैट मीन्स आपको एक वॉलेंटरीली ओपन ऑफर देना है, तो फिर क्या करें? अगर आपको वॉलेंटरीली एक ओपन ऑफर देना है तो बेटा आप लोग ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप लोग दे सकते हो। आपको कंपल्शन नहीं था, रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5 में कंपल्शन था, देना ही पड़ेगा, बट यहां पर देना नहीं था, आपको खुद से एक्वायर करना है। तो ऐसे केस के अंदर सर मैं एक ही शेयर बाय करूं वॉलेंटरी ऑफर में, पागल हो गया? अरे बहुत खर्चा होता है, उसमें भी तेरे को पीएवीए बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में तुझे कम से कम कंपनी का 10% तो लेना पड़ेगा बेटा, कम से कम 10% लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तो कंपनी का 75% तक ही पहुंच सकता है, बिकॉज फिर वो आपको प्रोमोटर होल्डिंग और पब्लिक शेयर होल्डिंग का वो सब कॉम्बिनेशन मैचअप करना पड़ेगा। तो यहां पर बोला है मिनिमम 10%, बट तो मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग के आगे नहीं जाएगा, यानी 75% से ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, बिकॉज फिर तेरा तू पब्लिक के पास तेरा शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जब भी करोगे ना, जब भी तुम वॉलेंटरी ओपन ऑफर करोगे, तो आप लोगों को ये चीजें थोड़ा ध्यान से देखनी है। सुना मैंने क्या बोला? जब भी आपको वॉलेंटरी ओपन ऑफर करनी है ना, तो आपको कुछ चीजें ध्यान से देखनी है। सर क्या देखनी है? सर हमको देखनी है भैया प्रीसीडिंग 52 हफ्तों में तुमने शेयर्स लिए थे कि नहीं लिए थे, उसके ऊपर है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आज आप वॉलेंटरी ओपन ऑफर कर सकते हो। हाँ जी, आप लोगों को सबसे पहले ये पूछना है कि सर आपने आपने पिछले 52 हफ्तों में कोई शेयर्स लिए थे क्या? आंसर इज नहीं सर, नहीं लिए थे, तो कोई बात नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, आज अगर आपको वू करना है, बोलो क्या करना है? आज अगर आपको वू करना है, यानी वॉलेंटरी ओपन ऑफर करना है, अगर आज आपको वू करना है, यानी आज अगर आपको वॉलेंटरी ओपन ऑफर करना है, तो गवर्नमेंट ने सिंपल से एक बात आपको आपको समझा के रखी है। अगर आज आपको वू करना है, चेक करो पिछले 52 हफ्तों में शेयर लिया था क्या? अगर आंसर इज नो तो करो वू। बट सर अगर पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स लिया था, अगर पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स लिया था और आपने पीए नहीं दिया था, आपने पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स लिया था और आपने पीए नहीं दिया था, तो आप वू नहीं कर सकते। बट अगर आपने पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स लिया था, पीए दिया था, तो आज आप वू कर सकते हो। बट सर मैंने पिछले 52 में शेयर्स लिया था, मैंने पीए नहीं दिया था, तो मैं वॉलेंटरी ऑफर कर नहीं सकता हूं। कब तक बेटा? बोलते हैं जब तक तुम्हारा 52 हफ्ता कंप्लीट नहीं होता तुम फ्रॉम योर लास्ट एक्विजिशन। इन शॉर्ट, अगर आपने आज समझो तुम लोग इधर खड़े हो और तुमको वॉलेंटरी ओपन ऑफर करना है, तुमको वॉलेंटरी ओपन ऑफर करना है, तुम यहां पर हो आज, वो मतलब तुम आज यहां पर हो, वॉलेंटरी ओपन ऑफर है आज। अगर आज तुम लोग वॉलेंटरी ओपन ऑफर कर रहे हो तो चेक करो पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स लिया था क्या? अगर तूने पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स नहीं लिया था तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं लिया था तो बल्ले बल्ले, नहीं लिया था तो बल्ले बल्ले, लिया था
और पीए दिया था तो भी भले भले, बट अगर तूने पीए नहीं दिया था, समझो तूने यहाँ पर क्रीपिंग एक्विजिशन किया होगा, अरे क्रीपिंग किया इसे तो पीए नहीं दिया तूने, तूने क्रीपिंग एक्विजिशन किया होगा। सर क्या किया होगा? तूने क्रिपिंग एक्विजिशन किया होगा, तो गवर्नमेंट ने सिंपली एक बात बोला है कि भैया जब से तूने क्रिपिंग एक्विजिशन किया है वहां से 52 वीक्स कंप्लीट होने दे, उसके बाद तू शेयर खरीदना। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा याद रखना कि ड्यूरिंग द ओपन ऑफर आप लोग ड्यूरिंग द ओपन ऑफर acquirer shall not entitled to acquire any shares of target company except open offer। कहने का मतलब है जब ऑफर पीरियड चल रहा है तो एक्वायरर एक भी शेयर खरीद नहीं सकता। हाँ खरीदना है तो ओपन ऑफर में खरीदोगे। इसके बाद जैसे ही बेटा आप लोगों का वॉलेंटरी ओपन ऑफर कंप्लीट हो जाता है, आप लोग क्या नहीं करोगे? आप लोग टारगेट कंपनी के शेयर्स अगले 6 महीने एक्वायर नहीं करोगे। ठीक है, आप अगले 6 महीना एक्वायर नहीं करोगे। बट इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमको क्या सिखाता है? एक्सेप्शन हमको ये बोलता है देखो अगर आपको एक और ओपन ऑफर देना है तो बिल्कुल दे सकते हो इवन इफ 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आपको कंपीटिंग ऑफर करना है, व्हाट इज कंपीटिंग ऑफर? आप लोगों को उसके लिए रेगुलेशन नंबर 20 पता होना चाहिए। कंपीटिंग ऑफर का मतलब होता है तुम लोगों ने ओरिजिनल एक्वायरर ने क्या दे के रखा? पीए दे के रखा हुआ है। ओरिजिनल एक्वायरर ने ऑलरेडी पीए दे के रखा हुआ है और बेटा आज आप क्या कर रहे हो? आज उसको टैकल करने के लिए एक ओपन ऑफर दे रहे हो, उसको बोलते हैं कंपीटिंग ओपन ऑफर। अब एक बात ना बहुत अच्छे से समझनी है क्या है मालूम है? आपको ये बोला है कि देखो अगर आज आपने वॉलेंटरी ऑफर किया तो आपको अगले 6 महीने शेयर्स लेना अलाउड नहीं है। अच्छा बट अगर आप अलग से एक ओपन ऑफर देना चाहो दे सकते हो। अगर कॉम्पिटिंग ऑफर देना चाहो, कॉम्पीट करना चाहते हो तो भी दे सकते हो। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एकदम रिलैक्स है, एकदम बढ़िया है। अब मेरी बात सुनना, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना और कॉन्सेप्चुअली ध्यान देना। बोलता है अगर आप लोगों को उसके बीच में बोनस मिल रहा है, सुना मैंने क्या बोला? अगर आप लोगों को उसमें बोलो क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। ठीक है, बोनस अगर या तो आप लोगों को उसी टाइम उसी 6 महीने के अंदर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। हाँ जी, अगर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है? शेयर्स बढ़ जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट में बोलो क्या होते हैं? शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट, बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट, ये दोनों भी केस में हम लोग उसको कंसिडर क्या नहीं करेंगे? एक्विजिशन कंसिडर नहीं करेंगे इवन इफ इट इज हैपनिंग इन दैट सेड 6 मंथ। ये हो गया बेटा। फिर 6A बोलता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। 6B भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। बोलता है बंदा अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो वो क्या नहीं कर सकता? कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। बट अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है, ही इज नॉट प्रोहिबिटेड टू गिव कंपीटिंग ऑफर। ये हो गया। दूसरा, अगर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, आप ना ही पीए दे सकते हो ना ही कंपीटिंग ऑफर दे सकते हो। आई होप आप सॉरी अगर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो तो शाल नॉट मेक एनी पीए और कंपीटिंग ऑफर, कुछ भी नहीं कर सकते हो। बल्ले बल्ले करो, कुछ टेंशन नहीं। मतलब एफईओ, अगर तुम एफईओ हो तो भैया आपको कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों भी चीज़ आपको ना बोल दिया है। बट अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो आप लोगों को पीए अलाउड है, पीए अलाउड नहीं है बट कॉम्पिटिंग ऑफर देना अलाउड है। बट अगर एफईओ हो, दोनों भी चीज़ अलाउड नहीं है, दोनों भी चीज़ अलाउड नहीं है। याद रहेगा? बोलो जल्दी जल्दी। एकदम बढ़िया, याद रहेगा? सॉर्टेड है भैया, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बराबर है, सॉर्टेड है, सही बात है। चलो जी बढ़ेंगे आगे। रेगुलेशन नंबर 8 विच टॉक्स अबाउट रेट। बड़ा दिखता रहेगा बट अगर आपको एक बाजू का आ गया दूसरा बाजू खुद से आ जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। तो विल टॉक अबाउट रेट विच रेट 8। हमने 3 कर लिया, हमने 4 कर लिया, हमने 5 भी कर लिया। मज़े की बात है 6 कर लिया है हमने। 13 12 13 भी सब कुछ निपटा दिया है। पब्लिकेशन में अब हमने 13 कर लिया है, हम लोगों ने 14 कर लिया, हमने 15 कर लिया। ठीक है, रेगुलेशन याद रखने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि अब अंतिम चरण में है। आप लोगों को एग्जाम में 1 महीना है ऑलमोस्ट। तो कृपया करके ट्राई करना कि आप लोग अपना होल्ड बनाएं इस चैप्टर में। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बड़ा अच्छा है। बट वही बात है,
अच्छा चेक करने बेटा, ऐसा ना हो कि बेटा आपसे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज़ मेक श्योर करो हैंड होल्डिंग पूरी है, आपको पढ़ाई करती रहनी है, वीडियो को शेयर करते रहना है। लेट्स डिस्कस इन रेगुलेशन नंबर 8 क्या चलेगा। ध्यान देना मेरी बातें भैया। यहाँ पर ये बोला गया, अगर तुम्हारे कंपनी का शेयर्स तुम जो एक्वायर कर रहे हो, मैंने जो एक्वायर कर रहा है, वो कौन से टाइप का एक्विजिशन है पहले वो डिसाइड कर लो। इज इट डायरेक्ट और इज इट इनडायरेक्ट? अगर डायरेक्ट है तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाएगा, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट के बेसिस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। यहां पे बस एक चीज ऐड करनी है, एंड दैट एडिशन इज गवर्नमेंट कंपनीज चाहे तो अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर सकती है। क्यों भला? ये अमेंड हो गया, चीजें बदल गई है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से, गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से रेट को अदल बदल कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट का लॉ है, गवर्नमेंट की सरकार है, सब कुछ गवर्नमेंट है बेटा। तो गवर्नमेंट यहां पर कुछ भी रेट्स रख सकती है। बट लेट्स डिस्कस रेट्स जनरली क्या होंगे। तो बोलता है आपका मिनिमम ऑफर प्राइस क्या होगा। मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम, ये तो देना ही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 से जो आंसर आएगा वो आपका मिनिमम प्राइस बन जाएगा। बट अगर आप चाहो तो आप इससे ज्यादा दे सकते हो, बट जो आंसर आएगा उससे कम नहीं दे सकते। आप मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? आप मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो रेगुलेशन नंबर 8 है मुझे क्या सिखाएगा। रेगुलेशन नंबर 8 मुझे ये सिखाएगा कि सर किस तरीके से मुझे प्राइस डिटरमाइन करना है। वॉट एवर द आंसर विल कम माई डियर फ्रेंड्स, दैट विल बी योर मिनिमम नंबर। मिनिमम होगा, वो मिनिमम होगा। अब सर क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले आएगा हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस। सुना मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या आएगा? हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस। द फर्स्ट टॉपिक दैट विल कम इन योर माइंड इज हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस। हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है। उसके बाद आएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। कल के लेक्चर में बताया था ना वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है। सो आप लोगों को वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, जो आपने पिछले 52 हफ्तों में दिया होगा वो प्राइस कंसिडर करना है। यानी सबसे पहले हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक्स। सर जी, जब भी आप पीछे के 52 हफ्ते गिन रहे हो तो कहां से गिनोगे? पब्लिक अनाउंसमेंट से गिनोगे। यानी अगर आज पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है और मुझे रेट डिसाइड करना है तो पीछे के 52 हफ्ते में चेक करूंगा। ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल, हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल इन लास्ट 26 वीक। हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल इन लास्ट 26 वीक्स जो होता है बेटा, वो भी आपको कंसिडर करना है। इसके बाद अगर तुम्हारे कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो आपको एक और डेटा लेना पड़ेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। इसमें सारे बाय एंड सेल दोनों ट्रांजैक्शन लेंगे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज, ये कंसिडर आप लोगों को करना है। ठीक है। अगर एफटीएस नहीं है तो जो वैल्यू मर्चेंट बैंकर ईश्वर के साथ बैठ के, यानी एक्वायर के साथ बैठ के डिस्कस करेगा, वो फाइनल हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, क्या दिख रहा है सर? एक दिख रहा है एच एन पी मतलब हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस। दूसरा क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक्स। फिर क्या है सर? उसके बाद है हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल ऑफ लास्ट 26 वीक। हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल इन लास्ट 26 वीक्स। ये हुआ बेटा हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल इन लास्ट 26 वीक। उसके बाद अगर तुम्हारे कंपनी का शेयर एफटीएस है यानी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो आप लोगों को क्या करना है? आपको लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस कंसिडर करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यस और नो। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस लेना है। अगर ऐसा कुछ भी आप करते हो तो भैया जो भी आंसर आएगा उनमें से जो हाईएस्ट है वो आपका मिनिमम प्राइस होगा। क्या बोले आपस बताओ, समझो। मैंने बोला हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस,
दूसरा मैंने बोला वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक्स हुआ। उसके बाद प्लीज मेरी बात सुनना, उसके बाद आपको आएगा हाईएस्ट प्राइस पेड और हाईएस्ट प्राइस पेएबल ऑफ 26 वीक। ये सब जो भी आप काउंटिंग कर रहे हो कहाँ से काउंट करोगे? आप लोग जो भी ये सब काउंट करोगे, ये सब कहाँ से काउंट करोगे? ये पीछे के 26 हफ्ते, पीछे के 52 हफ्ते। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। इसके बाद अगर तुम्हारे कंपनी का शेयर एफटीएस है तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ लास्ट हाउ मेनी वीक्स, ऑफ लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज। समझो इसका आंसर आया है 600, इसका आंसर आया है 550, इसका आंसर आया है 600, इसका आंसर आया है 700। तो विच एवर इज हायर इज 700, 700 बिकम्स योर मिनिमम ऑफर प्राइस, मिनिमम ऑफर प्राइस। अब ये तेरी मर्जी है बेटा, ये तेरी मर्जी है कि भाई तू उसको 700 में दे, 900 में दे, 1000 में दे, बट 700 तो कम से कम तेरे को देना पड़ेगा। 700 तेरे को कम से कम, बोलो क्या करना पड़ेगा? कम से कम देना पड़ेगा, कम से कम देना पड़ेगा। 700 तुझे कम से कम देना पड़ेगा। याद रहेगा ये? बोलो, याद रहेगा ये? बढ़िया वाली बात है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, ये 4 बातें एकदम डिटेल में दिमाग में फिटिंग कर लेनी है। सही बात? अच्छा सर, अगर मेरी एक्विजिशन इनडायरेक्ट होगी तो मैं क्या करूं? बेटा देखो, जो काउंटिंग में पीए से कर रहा था वो आपको यहां से करनी है, नंबर 1 नंबर 2, जो भी इन डेट में से अर्लियर होगा, नंबर 1 नंबर 2। चलो ये डेट बोलो कहाँ देखा है क्या? बताओ, ये डेट तुमने कहीं देखा है क्या? जल्दी जल्दी बता दो एक बार, ये डेट तुमने कहीं देखा है क्या? बताओ, ये डेट तुमने कहीं देखा है क्या? जल्दी से बताओ। हाँ जी सर, ये डेट हमने देखा था जब हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट का पढ़ाई कर रहे थे, तभी हम लोग ने ये डेट देखा था, और ये डेट वही डेट है। तुमने प्राइमरी एक्विजिशन किया, तुमने प्राइमरी एक्विजिशन क्यों किया? इंटेंशन, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो एक बार इसको जरूर देखना। रेट का बात करता है रेगुलेशन नंबर 8, ठीक है। लेट्स मूव टू नंबर रेगुलेशन नंबर 9। रेगुलेशन नंबर 9 क्या बोलता है? मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है भैया आप पेमेंट कैसे करोगे? आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, कैश में होता नहीं, कैश में ही मैक्सिमम होता है बाय द वे। लिस्टेड कंपनी का शेयर दे सकते हो, एक्वायरर कंपनी के शेयर दे सकते हो, या तो आप लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज दे सकते हो, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज दे सकते हो, या तो आप बेटा मेरे को कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दे सकते हो, ठीक है, या तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। एक बात याद रखना, अगर किसी भी वक्त प्राइस कंसिडरेशन आप इंक्रीज करोगे, सर प्राइस कंसिडरेशन या परचेस कंसिडरेशन आप इंक्रीज क्यों ही करोगे? बेटा कर सकते हो अगर कॉम्पीटिंग ऑफर आएगा तो। अगर बेटा कॉम्पीटिंग ऑफर आता है, यानी कॉम्पिटिशन आता है रेगुलेशन नंबर 20 के तहत, और जिसके वजह से मेरे को प्राइस अगर रिवीजन करना पड़े, तो गवर्नमेंट बोलता है यू विल नॉट एवर चेंज द कैश कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट शुड नॉट बी रिड्यूस। आपको फिर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देना है दो, बट अगर आपने पहले से कुछ कैश कंपोनेंट फिक्स करके रखा था, प्राइस बढ़ने के बाद आप लोग कैश कंपोनेंट कतई चेंज नहीं करने वाले हो, आप लोग कैश कंपोनेंट कतई चेंज नहीं करने वाले हो। याद रहेगा बेटा, कतई चेंज नहीं करने वाले हो। अच्छा, इसके बाद बेटा मेरी बात सुनना, इसके बाद भैया इफ द ऑफर प्राइस, इफ द ऑफर प्राइस इज पेड इन फॉर्म ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, यानी बेटा आप कैश में दो, आप शेयर्स में दो, आप कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में दो। अगर आप शेयर में दोगे या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दोगे, तो आप कोई भी आंडू पांडू सिक्योरिटीज दोगे नहीं बेटा। दो सिक्योरिटीज शुड बी लिस्टेड, नॉट ओनली लिस्टेड, देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ। एग्जांपल, लिस्टेड होना चाहिए, बिल्कुल। अरे लिस्टेड क्यों? अरे तू मेरा लिस्टेड कंपनी का शेयर को एक्वायर कर रहा है और मेरे को तो आंडू पांडू कोई भी शेयर देगा थोड़ी चलेगा बेटा। यू हैव टू एक्चुअली मैच अप द ग्रेड, तुझे ग्रेड को मैचअप करना पड़ेगा, जैसा मैंने हमेशा आपको बोला है, ठीक है। उसके साथ बोला कि भैया तेरा लिस्टिंग एटलीस्ट 2 साल हो जाना चाहिए, तेरे कंपनी का 95% इन्वेस्टर कंप्लेंट सॉल्व होना चाहिए तेरे को। तू जब भी मटेरियल कंप्लायंसेस, जब भी आप लोग ये सब करोगे तो मटेरियल कंप्लायंसेस होना चाहिए विद लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्टिंग अग्रीमेंट बिल्कुल भी 1% मस्ती नहीं चाहिए। इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन ऑफ लास्ट 3 years वो नहीं होना चाहिए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। क्या है बेटा, मेरी बात समझना,
बेटा ऑडिटर्स जब भी ऑडिट करने आते हैं तो वो अपना एक राय बनाते हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय नहीं, एक राय का मतलब होता है कि दे मेक देयर पर्पस कि भैया इन्होंने अपना काम बराबर किया है कि नहीं, बराबर है ना। इन लोग हमेशा एक एक राय बनाते हैं, ठीक है। अब बेटा उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिखी, किन लोगों को कुछ प्रॉब्लम देखी, बेटा ये ऑडिटर्स को कुछ दिक्कत दिखी, तो वो बोल रहे कि तुम्हारा लास्ट 3 साल का जो नेट प्रॉफिट्स है ना, नेट प्रॉफिट का 5% तो कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर रहेगा, सॉरी इस कंपनी में मटेरियल डिफॉल्ट फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए हम लोग को ये शेयर में चिपकाओ, ये शेयर मत चिपकाना। इसके बाद बोला है भैया आप लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स देना जिसके पास एक्सेस हो कैपिटल मार्केट का। आपने मेरे को ऐसे कंपनी का शेयर चिपकाया जिसको कैपिटल मार्केट का फ्यूचर में एक्सेस ही नहीं है, तो बेटा फिर तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे एक बेकार फालतू शेयर दिया, तो मेरे को फालतू शेयर नहीं चिपकाना है। दिस इज व्हाट द कंटेंशन इज, द होल रेगुलेशन कंटेंशन क्या है ना, द रेगुलेशन कंटेंशन ये है कि भैया आपको अच्छा शेयर देना है, कोई दिक्कत, आपको हमेशा अच्छा शेयर देना है। जरा एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, द कंटेंशन ऑफ दिस होल लॉ इज कि आपको अच्छा शेयर देना है, मेरे को अच्छा शेयर मिलना चाहिए, दैट इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस, ठीक बात है। तो भैया अगर मैं बताऊं 8 टॉक्स अबाउट रेट, 9 मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, अरे बाप रे अंधेरा हो गया, भगवान प्लीज लाइट रोशनी करा दो, हे भगवान, हाँ जी। तो भैया 8 टॉक्स अबाउट रेट, 9 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब भैया हो गया, इसके बाद हम बढ़ेंगे एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट बेटा हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल। एस्क्रो अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करोगे, हाँ जी सर आप ट्रांसफर करोगे, कब बोल रहे, बोले जिस दिन तुम डीपीएस दोगे उसके कम से कम 2 दिन पहले। अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने आज पीए दिया था एक्स वाले दिन, वही पीए आप तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे, X+1 में आप ये बात सेबी को बताओगे एंड टारगेट कंपनी को बताओगे। अब ये मैटर सीधा 5 दिन में आप डीपीएस दोगे। अब यहीं से यानी बेटा 2 दिन पहले आप लोग एस्क्रो अकाउंट खोल लोगे। एस्क्रो अकाउंट के अंदर बेटा क्या डालने, पैसे डालने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कितने पैसे डालने, पढ़ना है अभी, कितना डालना है सर, बोलता पहले 500 करोड़ के लिए आप 25% डालोगे और बैलेंस के लिए आप लोग 10% डालोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर 650 करोड़ है, इसका 2 डिवीजन हो जाएगा, 500 करोड़ के लिए यू विल पे 25% और बाकी के 150 के लिए आप 10% भरोगे। अच्छा, अगर यही ऑफर कंडीशनल ऑफर है यानी मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अगर आपका ऑफर रेगुलेशन नंबर 19 के तहत है तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, इट विल बी 100% of a minimum level of acceptance और 50% of consideration payable whichever is higher, ठीक है। एक एग्जांपल दिया, इसको समझाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, अभी बस याद करने के लिए याद कर लो। अगर नॉर्मल है 500 करोड़ रहेगा, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल 500 करोड़ रहेगा, फर्स्ट 500 करोड़ 25%, ऊपर का कुछ भी बैलेंस आता है, ऊपर का कुछ भी अगर बैलेंस आता है उसमें आप 10% दोगे। अगर ऊपर कुछ भी बैलेंस आता है आप बोलो क्या दोगे, 10% के हिसाब से दोगे। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस और नो, यस 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 यस, बराबर है। एकदम बढ़िया वाली बात है सर जी, एकदम बढ़िया वाली बात है। अगर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस में होता है, अगर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस में होता है, वो कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 100% ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस और 50% ऑफ वॉट, 50% ऑफ कंसिडरेशन पेबल विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर। एकदम बढ़िया वाली बात है, ठीक बात है। एस्क्रो में इतने इतने पैसे रखने। अब बेटा कंडीशनल ऑफर पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल ऑफर फ्रेंड्स, कंडीशनल ऑफर मींस ऐसा ऑफर जो बेस्ड है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस पे। सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस पे डिपेंडेंट है। व्हाट इज द कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल ऑफर इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस।
What is a conditional offer? Conditional offer is based on minimum level of acceptance. Repeat करता हूँ. What is a conditional offer? A conditional open offer is open offer which is based on minimum level of acceptance. ऐसा offer which is based on minimum level of acceptance. याद रहेगा, which is based on minimum level of acceptance, which is based on minimum level of acceptance. बोलना क्यों बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, शौक मेरे को है ना, मेरे को एग्जाम लिखना है, तुमको थोड़ी लिखना है. मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, वापस से बोलता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. याद रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. नहीं समझा? मैं समझाता हूँ. बहुत बार क्या होता है ना, एक्वायरर का टारगेट होता है कि भैया मुझे इस कंपनी का इतना इतना परसेंट तो चाहिए. एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं हूँ और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो एक दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं बोला बस हो गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्वायर कर लेता हूँ. तो मैंने किसको फ़ोन किया? मैंने मुक्कू भाई को फ़ोन किया. मैं बोला मुक्कू मुक्कू मुक्कू, मैं तेरे को एक अग्रीमेंट करता हूँ, तू तेरे कंपनी का 50% बेच दे. माई टारगेट इज टू बाय 70% ऑफ द कंपनी. दिस इज माई टारगेट. ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा मैंने बोला. ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा मैंने बोला. ये नहीं तो कुछ नहीं, मैंने उनको बोला ये नहीं तो कुछ नहीं. 70% इज माई टारगेट. ये नहीं तो कुछ नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये मेरा टारगेट है. ये नहीं तो कुछ नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं मिलेगा तो भैया कुछ नहीं लेंगे भैया. ये नहीं तो कुछ नहीं, एकदम क्लियर है बेटा. यस और नो? ये नहीं तो कुछ नहीं एकदम क्लियर है. बोलो हाँ या ना. ये नहीं तो कुछ नहीं, ये हमारा डिसाइड हो गया भैया, एकदम बढ़िया वाला डिसाइडेड है, एकदम बढ़िया. ये नहीं तो कुछ नहीं. अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी ने 30% दे दिया. मुकेश अंबानी ने 30% दे दिया. बेटा मुकेश अंबानी ने 30% दे दिया. 30% देने के बाद, 30% देने के बाद बेटा जी मुकेश अंबानी ने बोला कि सर आप ओपन ऑफर में ले लो. अब बेटा मैंने ओपन ऑफर दिया. जनरली मेरे को ओपन ऑफर 26% का देना होता है अगर मैंने थ्रेशोल्ड ट्रिगर किया. बट मैंने उन वहां पे बोल दिया कि ये जो ऑफर है इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. मैंने क्या बोला? इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. भैया मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल दिया इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. जहां पर मेरा टारगेट है 70%, आई हैव अचीव्ड 30%. मेरे को और बैलेंसिंग 40% पब्लिक से चाहिए. अगर 40% आ गया तो मैं सब लूंगा, अगर नहीं आया तो जो 30% लिया है वो भी रिटर्न कर दूंगा. इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑफर विच इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. आई होप आप मेरी बात समझ गए. एक बार इंग्लिश पढ़ लोगे. इफ एक्वायरर मेक्स अ कंडीशनल ओपन ऑफर विच इज बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस then such condition need to be mentioned in the acquisition agreement. मैं बोला ठीक है. That if the acquirer fails to acquire the minimum level of acceptance, then such acquirer shall not acquire any shares under such agreement pursuant to which open offer is being made and agreement stand to be cancelled. तो भैया सब चीज agreement cancel हो जाएगा. बट एक हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी ये सब होता है, कभी भी ये सब नाटक बीटक होता है, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात फिटिंग कर लेना. इज दैट कभी भी अगर ये तुम लोग ये सब करने वाले हो, तो जब भी तुम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस में तुम कभी भी दोगे ना, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर तुम कभी भी बोलो क्या दोगे, ऑफर दोगे ना, यानी आप लोग का रेगुलेशन नंबर 19 यानी कंडीशनल ऑफर होगा ना, तो सरकार बोलता है आप लोगों को एक्वायर करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन पीरियड जो होगा ना, जो ओपन ऑफर होगा ना, उसी में लेना. बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे मत लेना. ये रूल बना दिया गया है. रहेगा याद? ये रूल बना दिया गया है. ओके सर, ओके सर, ओके सर. याद रहेगा सर, याद रहेगा सर, याद रहेगा सर. ठीक है, तो मुझे लगता है अब एकदम बेटर तरीके से आपकी होल्ड आ गई है. आ गई है एकदम होल्ड, एकदम बढ़िया वाली होल्ड आ गई है. एंड सर यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रेगुलेशन विच इज रेगुलेशन नंबर 23. The next concept you guys need to understand is regulation number 23. What is regulation number 23? Regulation number 23 talks about withdrawal. पहला क्वेश्चन, क्या हम विड्रॉवल कर सकते हैं? आंसर इज नहीं. नो 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 नो.
आंसर इज नहीं। आप ऐसी ही मस्ती में विड्रॉवल नहीं कर सकते। अगर विड्रॉवल करने की इच्छा है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 चीज होगी तो ही बेटा आप लोगों को विड्रॉवल करना अलाउड है। नंबर 1, आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला। नंबर 1, आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला। नंबर 1, आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला। नंबर 1, आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला। नंबर 1, आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला। नंबर 1, आप लोगों को स्टैट्यूटरी बोलना नहीं है। आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला। सर जो एक्वायरर था बेटा वो नेचुरल पर्सन था और वो बंदे की मृत्यु हो गई है। ओ माय गॉड सर, आपने क्या बोल दिया? मैंने बोला कि भैया जिस बंदे ने आप लोगों को एक्विजिशन करने के लिए प्रपोजल दिया था यानी द एक्वायरर, बेटा उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो भैया अपना ऑफर बोलो अगेन क्या हो जाएगा, अगेन हमारा ऑफर बोलो क्या हो जाएगा, अगेन हमारा ऑफर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भैया हमारा जो एक्विजिशन था वो कंडीशनल था। कंडीशनल जो मैंने अभी आप लोग को बताया रेगुलेशन नंबर 19 के तहत था। गवर्नमेंट बोलते है अगर रेगुलेशन नंबर 19 के तहत है तो अगेन आप लोगों को ये क्या नहीं करना, आप लोगों को क्या नहीं करना, आप लोगों को अगर वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आता है, अगर वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मस्ती में ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो। बट अदर देन दैट आप लोग कभी भी विड्रॉ नहीं करोगे, आप लोग कभी भी विड्रॉ नहीं करोगे। अच्छा, फोर्थ इज माय फेवरेट, एनी अदर रीजन जो सेबी खाएगा। यानी बेटा आप लोगों को स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं आया, आप लोगों ने जो एक्वायरर था वो एक लीगल पर्सन मतलब वो एक नेचुरल पर्सन था और वो नेचुरल पर्सन बोलो क्या आ गया, वो उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा अगर आपने रेगुलेशन नंबर 19 के तहत ओपन ऑफर दिया है विच इज बेस्ड ऑन अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर वो कंप्लाई नहीं हुआ है अगर बेटा आपकी बैंड बच जाएगी। इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और चौथा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट था। और चौथा नंबर था बेटा कभी भी अगर तुम लोगों को सेबी बोले तब से भी अपनी कुछ रीजंस बता सकते हैं। कभी भी अगर विड्रॉवल ट्रिगर होता है बेटा आप लोगों को 2 दिनों के अंदर अंदर ये चीजें नगर में ढिंडोरा पीट के बताना पड़ेगा कि भैया आपका ऑफर क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, आपका ऑफर विड्रॉ हो रहा है और आपको यही चीज सेबी को, एक्सचेंज को, टारगेट कंपनी को बताना पड़ेगा। 15G के तहत, जी माने घी, वहां पे बोल रहा विड्रॉवल अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ रोक टोक नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट 25th रेगुलेशन विच टॉक्स अबाउट भैया ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर। एक से एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले तो भैया एक्वायरर की कुछ ऑब्लिगेशन है जो आप लोग को पता होनी चाहिए विच इज मेंशन इन रेगुलेशन नंबर 25। क्या बोलता है सर? बोलता ये है कि भैया जो एक्वायरर है ऑफर देने से पहले उसको ये देखना पड़ेगा क्या वो एलिजिबल है क्या ऑफर देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 उसको एक और चीज देखना पड़ेगा क्या उसके पास एडिक्वेट सोर्स ऑफ फंड है कि नहीं और उसके पास प्रॉपर फंड है कि नहीं। बेटा क्या होता है ना, अगर बेटा पैसा तो है बट पैसा बेटा ब्लैक मनी का है विच इज नॉट फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्स, तो गवर्नमेंट बोलते हैं अगर वेरीफाइबल सोर्स से पैसा नहीं है तो भैया हम वो पैसे लेंगे भी नहीं। उसके बाद मतलब वो अलाउड ही नहीं है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने अगर प्लान किया है कि तुम मटेरियल एसेट बेचने वाले हो, अगर तुम लोगों ने अगर प्लान किया है मटेरियल एसेट बोलो क्या करने वाले हो, बेचने वाले हो, तो अपनी इंटेंशन पीए डीपीएस में बता देना, पीए में डीपीएस में बता देना। अगर तुमने नहीं बताया तो आप लोगों को ऑफर ये सब खत्म करने के 2 साल के बाद बेचने को दिया जाएगा। बट सर ये तो चीटिंग है ना, मैं एक्वायरर हूँ, मैं इतना पैसा खर्चा करता हूँ बट क्या इतने छोटे छोटे डिसीजंस में नहीं ले पाया तो मैं क्या बाद में बेच नहीं सकता हूँ? तो अगला पॉइंट बना दिया है। अच्छा, अगर फिर भी एक्विजिशन के बाद अगर आपको बेचने का मन करे तो आप बेच सकते हो बट आपको फिर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आप लोगों को ये करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पोस्टल बैलेट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, एक्वायरर के पास एडिक्वेट, पहले तो एलिजिबल होना चाहिए, एडिक्वेट फंड होना चाहिए, वेरीफाइबल सोर्स से होना चाहिए। नंबर टू हमने ये पढ़ा कि भैया हमेशा एक बात याद रखना कि अगर तुम मटेरियल एसेट सेल करने वाले हो खुद की कंपनी का या एक्वायरर के टारगेट कंपनी का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, तो ऐसे केस में आपको आपकी मंशा, आपकी इच्छा आपको बताना पड़ेगा। सर कहाँ बताना पड़ेगा? आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। वेयर यू विल मेंशन ऑल दिस थिंग्स, यू विल मेंशन ऑल दिस स्टफ इन दी पीए डीपीएस। अगर तुम ये पीए डीपीएस में नहीं बताओगे तो आप लोग को 2 साल तक उसको सेल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट सर अगर तुमको फिर भी सेल करने का मन है तो भी कर सकते हो क्या सेल? आंसर इज यस, आप तो भी इसको सेल कर सकते हो। आप तो भी उसको सेल कैसे कर सकते हो बेटा? तो भी अगर आपको सेल करना है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई करके आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है,
पोस्टल बैलेट के थ्रू, और आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ। आप लोगों को ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, तब जाके अलाउड है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है जब भी बेटा आप लोग पीए किंवा डीपीएस दोगे तो वो पीए डीपीएस कंप्लीट होगा, एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, और आप ऐसे कोई भी मटेरियल चीजें नहीं छुपाओगे। ओके, इसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला जो भी एक्वायरर है, पीएससी है, वो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उन्होंने एससी के रूल्स को कंप्लाई नहीं किए। इसके बाद याद रखना, वो अपना एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। अगर बेचने का इच्छा रखते हैं, अगर वो बेचने का इच्छा रखते हैं तो बेटा आप लोगों को ऑफर को पूरा विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करने के बाद फिर आप अल्टीमेटली इसको बेच सकते हो। तो ये हो गया रेगुलेशन नंबर 25 जो एक्वायरर की ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है कि भैया एक्वायरर को क्या क्या रूल्स फॉलो करने। ऑन द अदर हैंड वी हैव रेगुलेशन नंबर 26। अब बेटा 26 से बेटा मुझे क्या हेल्प करता है, 26 मुझे किस बारे में डिस्कस करता है सर? 26 हमारे बारे में क्या बताता है सर? 26 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ टारगेट कंपनी। सुना मैंने क्या बोला बेटा? टारगेट कंपनी वो कंपनी है जिसको आप उठाने वाले हो। टारगेट कंपनी वो कंपनी जिसको आप उठाने वाले हो। ऐसा हो सकता है बेटा एक्वायरर एक्विजिशन कंप्लीट करने से पहले जब वो टारगेट कंपनी को उठाने जा रहा होगा तब बेटा टारगेट कंपनी को अपने आप को बर्बाद कर लिया होगा। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की नहीं होंगी। अगर ऐसा हो गया तो बेटा एक्वायरर जो इतना पैसा जुटा के टारगेट कंपनी को उठा रहा है तो टारगेट कंपनी अपनी बैंड बजा देगा। अच्छा, टारगेट कंपनी ये सब कुछ नहीं करेगा, मे बी ओल्ड मैनेजमेंट ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन कर लेगा जिससे बेटा टारगेट कंपनी खराब हो जाए और एक्वायरर जो इतना पैसा खर्चा कर रहा है उसका पूरा प्लान चौपट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है बेटा, ओल्ड मैनेजमेंट नहीं चाहता होगा। वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल ओल्ड लोग नहीं चाहते रहेंगे। तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहला ऑब्लिगेशन आया है इन लोगों पे। इन लोगों को बोला देखो टारगेट कंपनी आपकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? आपको आपका काम वैसे ही करना है जैसे आप करते आ रहे हो। दैट मीन्स यू विल वर्क इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यू विल वर्क इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप आपका काम ऑर्डिनरी बिजनेस में करोगे जैसा आप करते आए हो। आप कोई भी नया चीज नहीं करोगे। आप कोई भी चीज ऐसा नहीं करोगे जिससे बेटा कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों का ड्यूटी होगा कि आप ओसीओबी में काम करोगे। ओसीओबी का मतलब होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा बेटा, दूसरा बोला है, सेकेंड पॉइंट बोलता है नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस, नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस आप कभी नहीं करोगे। नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस आप कभी नहीं करोगे। अगर आपको ऑलरेडी पीए आ गया है तो आप लोग कभी ये ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। अगर करने की फिर भी इच्छुक हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो बेटा अब जो हमको डिस्कस करना है ना, वो क्या बोलता है मालूम है? बोलता है कि देखो ये नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन ये वाले आप नहीं कर सकते। एक बार अगर पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है तो आप लोग ये सारे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अगर ये ट्रांजैक्शंस करने की आपकी इच्छा है, अगर आप इच्छुक हो तो बेटा आप लोगों को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, बट सुनो ना, ऐसा कौन सा काम न करने के लिए कहा गया है? नंबर 1, आप लोग कोई भी मटेरियल एसेट्स नहीं भेजोगे, सेल करोगे। आप ना कोई भी मटेरियल एसेट, बोलो क्या नहीं करोगे? सेल नहीं करोगे। आप कोई भी मटेरियल एसेट क्या नहीं करोगे? सेल नहीं करोगे, लीज पे नहीं दोगे, या ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे नहीं आता होगा। नंबर 1। नंबर 2 मैं बोलूं, आप कोई मटेरियल बोरोविंग्स नहीं करोगे। हाँ, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो इट्स गुड टू गो, बट अदर देन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कुछ भी आता है तो बेटा आप लोगों को याद रखना है कि वो नहीं आएगा। तो एक हो गया मटेरियल एसेट, दूसरा हो गया मटेरियल बोरोविंग्स, ठीक है। एक हो गया मटेरियल एसेट, दूसरा हो गया मटेरियल बोरोविंग। एकदम गुड टू गो है। अच्छा, दूसरा, पहला दूसरा हो गया। तीसरा भैया, इशू और अलॉट एनी सिक्योरिटीज हैविंग वोटिंग राइट्स। ओ माय गॉड,
आप मटेरियल एसेट सेल नहीं करोगे, आप मटेरियल एसेट सेल नहीं करोगे, नंबर 1। नंबर 2, आप मटेरियल बोरोइंग नहीं करोगे, ठीक है। ना ही मटेरियल एसेट सेल करोगे, ना ही मटेरियल एसेट की मटेरियल एसेट को बेचोगे, ना लीज पे लोगे, ना कुछ करोगे। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के परव्यू के बाहर आप कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, मटेरियल बोरोइंग की अगर बात करूं तो मटेरियल बोरोइंग भी करना अलाउड नहीं है। जो ऑर्डिनरी कोर्स के बाहर है वो आप कभी नहीं करोगे। तीसरी बात, दैट इज इशू ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग वोटिंग राइट्स। आप ऐसा कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं करोगे जिसके अंदर वोटिंग राइट्स होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, उस बंदे ने बेचारे ने 25% एक्वायर किया, फिर आपने नए शेयर्स इशू किए, उसका 25% नीचे घट जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये नहीं करना है। बट एक बात याद रखना, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या है? बोल रहे कि भैया अगर अगर सुनना, शेयर तो दोगे नहीं, बट अगर कन्वर्जन है, और कन्वर्जन की बातें पीए देने से बहुत पहले हो चुकी थी, तो इवन इफ पब्लिक अनाउंसमेंट आपने दिया है तो भी कन्वर्जन होगा ही। दूसरा, आप एक पब्लिक इशू ला रहे हो, बट पब्लिक इशू के सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑलरेडी आपने आरओसी को दे दिया है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट आने से पहले। तीसरा, आप राइट्स इशू लाने का प्लान कर रहे हो, अगेन डेट वगैरह सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अच्छा, इसका मतलब आपने मुझे क्या सिखाया? आपने बोला सर मटेरियल एसेट्स को ना ही सेल करोगे ना ही लीज पे दोगे, ये पहला हो गया। दूसरा, आपने मुझे बोला कि भैया आप क्या नहीं करोगे, आप मटेरियल बोरोविंग्स नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसे कोई भी सिक्योरिटीज मेरे को इशू नहीं करोगे जिसके अंदर वोटिंग राइट्स होगा। सुना मैंने क्या बोला? जिसके अंदर, बोलो क्या होगा? जिसके अंदर वोटिंग राइट्स होगा। हाउएवर अगर ऑलरेडी अगर कन्वर्जन का सीन है, ऑलरेडी अगर पब्लिक इशू का सीन है, या ऑलरेडी अगर राइट्स इशू का सीन है, ये 1, ये 2, ये 3 सीन है, तो सरकार ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है अगर ये तीनों भी सीन है दोस्तों, तो आप लोगों को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, तो आप कर सकते हो। बट याद रखना, ये पहले से डिसाइड हो गया है। ऐसा नहीं है पब्लिक अनाउंसमेंट आया और उसके बाद आप ये सब मस्ती कर रहे हो, इसके पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद बेटा, इसके बाद बोला आप किसी भी तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं लाओगे। आप बायबैक नहीं करोगे, आप किसी भी तरीके से टर्मिनेट नहीं करोगे, मॉडिफाई नहीं करोगे। कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है, आप ना ही उसको टर्मिनेट करोगे, ना ही मॉडिफाई करोगे, ना चेंज करोगे। इसके बाद आप कंपनी का कोई भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं बढ़ाओगे। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे कंपनी का नहीं, ये सेम टू सेम रूल सब्सिडरी कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। याद रहेगा? मैं रिपीट कर दूं फिर से, मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले कहा अगर आज तुम टारगेट कंपनी हो तो ऐसा हो सकता है, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं हो सकती, ऐसा होता है ना बेटा। तो इसीलिए टारगेट कंपनी पे कुछ ऑब्लिगेशन लगा के रखा है, कुछ ड्यूटी लगा के रखी है। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? ड्यूटी नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपका काम जो करोगे वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करोगे, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि भैया आप ना कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन से आप नहीं कर सकते, अगर पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है तो, बट अगर करने का इच्छुक रखते हो ना तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। कौन से ट्रांजैक्शन है सर, बताओगे क्या? नंबर 1, आप ना ही मटेरियल एसेट्स को बेचोगे, ना ही आप मटेरियल बोरोइंग करोगे। तीसरी बात, आप लोग ऐसे कोई भी सिक्योरिटीज नहीं दोगे जिसके अंदर वोटिंग राइट्स है, बट इसके 3 एक्सेप्शंस है, कन्वर्जन, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, ये आपने पीए के पहले ही दे दिया है। अच्छा, 4 नंबर आप कैप स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। 5 नंबर आप बाईबैक नहीं करोगे। 6 नंबर, मेरी बात सुनना, 6 नंबर आप कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का चेंज नहीं करोगे, मतलब कोई भी एंटर एग्जिट कुछ नहीं करोगे। और इसके साथ साथ आप कंपनी का कोई भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बढ़ाओगे नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो रूल है ये सिर्फ टारगेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, टारगेट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में भी अगर आपको कुछ भी ऐसा नाटक करना है तो ये रूल उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा।
सही बात है। अच्छा, क्या बोलते हैं, टारगेट कंपनी शाल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम फिक्सिंग व्हाट रिकॉर्ड डेट ऑन और आफ्टर और 3 वर्किंग डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड। यानी बेटा टेंडरिंग पीरियड अगर आ जाए, ना आगे ना पीछे, 3 वर्किंग डेज आप कुछ भी रिकॉर्ड डेट रखोगे नहीं, फिर बेटा हॉच पॉच हो जाएगा, इसलिए प्रोहिबिशन डाल के रखा है। तीसरा बेटा हमेशा याद रखना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा टारगेट कंपनी का, उसकी जिम्मेदारी होगी वेरिफिकेशन झटपट फटाफट हो जाए, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर, वैसे ही बेटा एकदम झटपट हो जाना चाहिए बेटा, बिकॉज वेरिफिकेशन के लिए आपको वक्त नहीं लगाना। एक्वायरर इतने मेहनत से पैसा खर्च कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि भैया आप आपका काम बहुत ही अच्छे से करोगे। इसके बाद बेटा, इसके बाद अगर कोई भी कॉम्पिटिंग बिडर आता है, अगर कोई भी कॉम्पिटिंग बिडर आता है, तो आपको सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट जैसे आपने एक्वायरर को दिए थे, कॉम्पिटिंग बिडर को भी आप लोगों को क्या देने हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स देने हैं। इसके बाद ये सारे के सारे चीजें हो जाने के बाद टारगेट कंपनी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद आप एक्वायरर का नाम MGT1 यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर नोट डाउन कर दोगे। सर जी अगला क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर। ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर का मतलब क्या हुआ, सर जी मर्चेंट बैंकर की कुछ ऑब्लिगेशन यानी कुछ ड्यूटी है, कुछ ना कुछ कार्य है जो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोला कि भैया तेरे को पब्लिक अनाउंसमेंट तू देगा। हाँ जी हम ही देंगे, एज पर रेगुलेशन नंबर 12 एक कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो होगा ना, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो होगा ना, वो सारा काम को करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ कह रहा है कि कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो होगा उसकी जिम्मेदारी होगी ये सारा चीज करना है उसको। नंबर 2, अच्छा क्या बोला है, पीए जब भी तुम दोगे ना मर्चेंट बैंकर, पीए देने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा एक्वायरर के पास निर्धारित सामग्री है कि नहीं, यानी उसके पास फर्म अरेंजमेंट वेरीफाइबल सोर्सेस में पैसा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये मेक श्योर करेगा जो भी कंटेंट है किसका, पीए का, डीपीएस का, एलओएफ का, एडवर्ट, ये जो भी होगा ये ट्रू एंड फेयर होगा, एडिक्वेट होगा, और सारे के सारे जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उसको आपको क्या करने पड़ेंगे भैया, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। कोई भी चीज आप नहीं छुपाओगे, आप कोई भी चीज नहीं छुपाओगे, आपको हर एक चीज एकदम सच सच बोलना है, बराबर है, एकदम याद रहेगा, आपको कोई भी चीजें झूठा झूठा नहीं बोलना है, याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, एक डीडी सर्टिफिकेट बना करके देगा अलोंग विथ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर एंड सॉरी ऑफर लेटर, ये भैया इसके साथ बेटा जी हम लोग दे देंगे किसको, सेबी को। अच्छा, सेबी मर्चेंट बैंकर जो होगा उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मार्केट इंटरमीडिएटरीज जो भी इस ओपन ऑफर को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी लोग हमको चाहिए, जितने भी लोग हमको चाहिए वो सारे के सारे लोग, बोलो क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे लोग सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, 5 नंबर भैया क्या बोला गया, बोला गया कि मर्चेंट बैंकर शाल नॉट डील इन हिज अकाउंट ऑन एनी शेयर्स जो भी आप टारगेट कंपनी के रहोगे। कहने के बात यही है कि भैया अगर आप एक टारगेट, आप मर्चेंट बैंकर हो तो आपकी जिम्मेवारी होती है, आप क्या नहीं करोगे, आप डील नहीं करोगे। आप क्या डील नहीं करोगे बेटा, टारगेट कंपनी के शेयर्स में कोई भी मस्तीबाजी नहीं करोगे। इसके बाद ना बेटा एक और चीज बोली गई है, क्या बोला है, मर्चेंट बैंकर अपना एक फाइनल रिपोर्ट बना के देगा। जरा एक सेकंड रुकना, मैंने बोला मर्चेंट बैंकर अपना एक फाइनल रिपोर्ट बना के देगा। सर कभी देगा, एक्सपायरी ऑफ टेंडरिंग पीरियड, टेंडरिंग पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा ना बेटा, उसकी जिम्मेदारी होगी ये सब चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से बना के देना। अब बेटा जो हम लोग को बात करना है वो बात करना है डिस्क्लोजर्स रिलेटेड। पहला है इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। ठीक है, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो बेटा, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर का सीधा और साधा मतलब, एकदम सीधा और साधा मतलब यही होता है कि बेटा, सीधा और साधा मतलब यही होता है कि भैया आप लोगों को जब 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 इवेंट ट्रिगर होगा तब आपको क्या बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। क्या है 29(1) बोलता है, 29(1) क्या बोलता है, अगर किसी ने भी एक्विजिशन किया 5 या 5 से ज्यादा, आज मेरे पास एक भी शेयर नहीं बेटा, बट जैसे ही मैं कंपनी का 5 या 5 से ज्यादा शेयर्स को एक्वायर कर लूंगा, तुरंत एक्वायरर को ये बात स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी को बतानी है। बट तुरंत मतलब कितना दिन बेटा, 2 दिनों के अंदर अंदर बताना है। जब से आपने शेयर एक्वायर किया या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको शेयर अलॉटमेंट, मतलब आपका डिसीजन हुआ है, मतलब शेयर होल्डिंग आपकी बढ़ने वाली है इन शॉर्ट। तो मतलब कभी भी अगर 5% होता है
तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है 5 और मोर 5 और मोर 5 और मोर आपको बताना पड़ेगा, 5 और मोर 5 और मोर बताना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके लास्ट डिस्क्लोजर से अगर मोर देन टू मोर देन टू मोर देन टू मोर देन टू अगर बेटा ट्रिगर होता है ना, अगर मोर देन टू बाइंग सेलिंग होती है ना, बाइंग या सेलिंग होती है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बट याद रखना ऑलरेडी आपके पास 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए और लास्ट डिस्क्लोजर से आपका मोर देन टू आपके पास क्या होना चाहिए, चीजें शेयर्स होने चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, हालांकि ये अब कुछ काम का नहीं है और ये भी हालांकि कुछ काम का नहीं है। मैं यही जो एग्जांपल यहां पर मैंने बनाया है, मैं आपको एक दूसरे पेज में एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा। ऐसा क्यों? रीजन बीइंग बेटा आपका बुद्धि तब चलेगा। अब ध्यान देना, मेरी बात सुनना। यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांजैक्शन, यहां पर मैं लिख देता हूं रेगुलेशन और यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल वोटिंग राइट्स। ठीक है, हो कि नहीं? हाँ, प्लीज एकदम कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना। मुझे पता है आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको आपको टाइम दिखाऊंगा ना, कभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपके आंखों से पूरे आंसू आ जाएंगे बेटा। जैसे आप रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, वैसे ही हम रात भर बैठ के इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होगा बेटा। आप लोग साथ दोगे तो भैया हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का मोहब्बत चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक देना बेटा। ठीक है, बहुत एफर्ट लेके बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहला भैया हमने बाय किया है और बाय हमने 5% का किया है। पहले ही दिन 5%, ज़्यादा सोचा नहीं बेटा, सीधा 5%, 5% उठा लिया। बताओ, सीधा 5% उठा लिया। तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहला चीज़ जो हमको करना है, दैट इज हमको 29(1) के अंदर बताना पड़ेगा। एंड ये बेटा मेरे को आता है टोटल वोटिंग राइट 5%। ये फर्स्ट चीज़, एकदम बढ़िया बेटा। दूसरा चीज लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा अभी इधर इधर डिस्क्लोजर हो गया 29(1) में। ठीक है, अब मेरे लास्ट डिस्क्लोजर से मोर देन 2 अगर कुछ भी होता है तो बताएंगे। सुनो ना, मैंने 1% बाय किया। बताओ, बोलो ना। ओ हेलो जी, बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ बताओ बताओ, बताओ कि नहीं बताऊं? मत बताओ, क्यों बताना? तो बेटा ये हो गया बेटा 6%। बट मेरे लास्ट डिस्क्लोजर से अभी 1% बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर बाय किया 1%। चलो बताओ, मैं बताओ, चलो तुम बताओ कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ, तुम बताओ कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? है, तुम मुझे बताओ कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? यस बेटा जी, तुम बताओ, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ बेटा, देखते हैं। बताओ, बताऊं? मोर देन 2, बट 2 है, नहीं बताना। बट 6+1 7%। मेरे लास्ट लास्ट डिस्क्लोजर यहां पे होता ना, मेरे लास्ट डिस्क्लोजर से अभी +2% है। कितना परसेंट है बताओ? +2% है। हुआ बात? मजा आ रहा है? अब भैया मैंने फिर 1% बाय किया। अब बेटा हक्का है, हक्का है। अब 29(2) ट्रिगर हो गया है और अभी 8% हो गया है। अब तेरे लास्ट डिस्क्लोजर से कितना हुआ बेटा? 3% हुआ, एंड इट इज मोर देन 2। अब तुम यहां पर बताओगे, तुम यहां पर बताओगे, तुम यहां पर डिस्क्लोजर करोगे, डेफिनेटली यस करोगे। बताओ, तुम क्या यहां पर डिस्क्लोजर करोगे? डेफिनेटली यस डिस्क्लोजर करोगे। एकदम बढ़िया वाली बात है, यस और नो, एकदम बढ़िया बात है। सॉर्टेड है बेटा, मतलब सॉर्टेड होना चाहिए। अब बेटा जो नई काउंटिंग होगी ना वो यहां से होगी, बिकॉज आपका अब डिस्क्लोजर यहां से, तो काउंटिंग यहां से होगी फ्रेश। चलो, बाय किया डायरेक्टली 2%। बताऊं? कुछ भी नहीं बताना है। 8+2 10% होता है।
बस लास्ट डिस्क्लोजर से तेरे पास -2% है। अब स्यापा हो गया, तुमने सेल किया 1%। बताओ कि नहीं बताओ? 2 और 1, हाँ सर हलचल तो हो गया। हट, आज पहले तेरे पास 10 था, अभी तूने 1% बेची तो 9% है। बट देख, यहाँ पर तेरा +2% है, ये तूने बेचा, प्लस माइनस माइनस तेरे पास होगा 1। मतलब जब तू यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब +1 रहेगा। बेटा मैंने -1 कर दिया ना, नेटिंग ऑफ हो रहा है यहाँ पे। रुक बताता हूँ। तूने तूने फिर से सेल किया 1%, तूने फिर से सेल किया 1%। बोल बाबा, तूने फिर से सेल किया 1%। बोलो भैया, तूने फिर से, अरे फिर नहीं बताना है। 9 - 1 कितना हुआ? 9 - 1 8 हुआ। बट तेरे लास्ट डिस्क्लोजर से अगर अभी बताओ, अभी कितना +1 था, तूने 1 माइनस किया, आंसर आता 0। अबे मैथ से थोड़ा यहाँ पे, तो कुछ कुछ नहीं बताना है। तूने तूने सेल किया 3%। अब चिल्ला चिल्ला के बता, 29(2) के अंदर ही, 29(2) के अंदर तुरंत बता दे। तू समझ रहा है ना? तो अबे 3 छोड़, मैं और थोड़ा नंबर बढ़ा देता हूं। 3 छोड़, 4% बताता हूं। तो भैया पहले तो 8 था, अब 4 तूने बेचा तो बचेगा 4। बट तेरे लास्ट डिस्क्लोजर से तेरे खाते में, अभी तेरा 0 था ना तेरे पास अभी, अब तेरा डायरेक्ट -4 हो गया। बताना पड़ेगा, more than 2 है। समझा ना ट्विस्ट क्या है? समझा? माइनस होगा तो, मतलब खरीदेगा तो +2 होना चाहिए, +2 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर तू बेचेगा तो -2 से ज्यादा, मतलब -2.1 2.2 कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, एक और झटका दूं। तूने बाय किया 1%, बताओ कि नहीं बताऊं? सर लास्ट डिस्क्लोजर से अभी अगर 1% ऐड किया है तो 5% होगा, तो नहीं पता तो बताना पड़ेगा। 29(1), अरे 21(1), 29(1) क्या बोलता? 5 ये सब आता नहीं है तेरे को, जो सिखा रहा हूँ ये पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब एकदम मजे से प्रैक्टिकल वाली चीजें तेरे को बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल मतलब और मजा आता समझाने में, टाइम होता तो। टाइम नहीं है। रोना मत, रोना मत। जरा देखो, यही डायग्राम है, यही डायग्राम है। यहाँ पर गोल्डन पैराशूट लेके, गोल्डन पैराशूट में बताता हूँ, यहाँ पे नहीं। ये वाले बताओ इधर तो हुआ कि नहीं? मैंने मोटा 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 सारे ऑलमोस्ट, मतलब ओवरऑल रेगुलेशंस इतने तुमको सिखा दिए, जिससे तुम पेपर में इतना तो कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे कि हड़बड़ाओगे नहीं, हड़बड़ाओगे नहीं। ठीक है, इतना तो तुम्हारा मैं लाइव सेट करके जा रहा हूँ। 4th चैप्टर का वीडियो भी आएगा, तब तक मैं डिफेंसिव टेक्निक्स लगाता हूँ। ये आ गया तुम्हारा डिफेंसिव टेक्निक्स, दिखता है बेटा? डिफेंसिव टेक्निक चैप्टर 2 का ही पार्ट है। इतना से डिफेंसिव टेक्निक मेरे को बताना है। सर रेगुलेशन 10 नहीं बताओगे? देखो रेगुलेशन नंबर 10 अगर पब्लिक चाहेगा तो बताऊंगा, मतलब कम से कम 10-12 कमेंट होना चाहिए कि रेगुलेशन नंबर 10 बताओ, तो ही बताऊंगा। बिकॉज रेगुलेशन 10 में एफर्ट लगता है। अगर कोई तुम लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हो, मैं बेफालतू का चिल्लाया जा रहा हूँ वीडियो में, तो मतलब नहीं बनता। तो अगर तुम लोग ने कमेंट मारा रहेगा कि सर मेरे को बताओ रेगुलेशन नंबर 10, मैं रेगुलेशन 10 के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट भाई बनाऊंगा ज़रूर। तो उसके लिए तेरे को, मेरे को, तुझे मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि तुझे चाहिए, वरना मेरे को नहीं समझ में आएगा ना कि तेरे को चाहिए कि नहीं। तो समझ रहा है ना? हाँ हाँ, ओके। नाउ व्हाट इज दिस? दीज आर सम डिफेंसिव टेक्निक्स। अगर आज तुमको कोई कंपनी एक्वायर करने का चेष्टा कर रहा है, सुन रहे हो मैंने क्या बोला? अगर आज कोई कंपनी तेरे को एक्वायर करने का चेष्टा कर रहा है, तो अपने आप को कैसे बचाएगा? ऐसे नए नाचते नाचते बचाएगा? नहीं बेटा, ऐसे ऐसे नाचते नाचते नहीं बचाना है। इसलिए तेरे को बचाने के लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पहले तो फाइल को सेव करना पड़ेगा। मैं आईपैड में सेव कर लेता हूँ बेटा, कर दिया मैंने सेव। मैं फाइल्स में जाता हूँ और तेरे को पहले ये सिखा देता हूँ। आजा
सर ये नोट्स मिलेगा क्या? जैसे कि तुमको मैंने प्रॉमिस किया, ये नोट्स अवेलेबल है, तुम लोग आराम से बैठ के देख सकते हो। चलो, डिफेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? डिफेंसिव टेक्निक का सिंपल मतलब ये होता है कि भैया आप अपने कंपनी को एक्वायर होने से बचा रहे हो, आप आपके कंपनी को एक्वायर होने से बचा रहे हो भाई, बचा रहे हो भाई, बचा रहे हो। कैसे बचाओगे? नंबर वन, सर आप एडजस्टमेंट कर लो एसेट्स में, एडजस्टमेंट कर लो ओनरशिप में। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जहाँ दोस्त, जहाँ पर आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाते हो कि बिडर को यानी एक्वायरर को अपने परचेज ऑफ एसेट, जब वो एक्वायरर जब भी कंपनी को खरीदने जाएगा ना, आप कंपनी मैंने टारगेट कंपनी के अंदर एक ऐसे एसेट्स खरीद लो जिससे कंपनी में लीगल प्रॉब्लम आ जाए, या कंट्रोलिंग शेयर्स इस तरीके से हेरा फेरी कर दो कि भैया टारगेट कंपनी जो एक्वायरर को अट्रैक्टिव लग रही थी, बोले अरे यार मजा नहीं आ रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप ऐसे तरीके से ओनरशिप स्ट्रक्चर बनाओ जिससे वो कंपनी को तोड़ने में उसको मजा नहीं आएगा। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। जैसे कि अब यहाँ पर मैं तुमको बताऊं, इश्योरेंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज विद सुपीरियर राइट्स, झगड़ा होगा, तुम समझ रहे हो? या आप ऐसे एसेट्स खरीद लो जिसके अंदर प्रॉब्लम है, लीगल लीगल चीज़ है, ओनरशिप बराबर से वेल डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे मारा मारी देखने में जो मज़ा आता है ना बेटा, तो सब लोग फिर ऐसे कंपनीज में कूदते नहीं है। कौन कूदेगा भाई? अगर अगर ओनरशिप में इतना प्रॉब्लम है तो नोबडी विल गेट इन टू दैट काइंड ऑफ दलदल। नेक्स्ट इज क्राउन ज्वेल टेक्निक। ये सबसे बेफालतू टेक्निक है बेटा। क्यों बेटा? क्राउन ज्वेल इज बेसिकली ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपकी जो सर का ताज है आप वही फेंक दे रहे हो। इसका मतलब है बेटा जो तुम्हारा मेजर ऑपरेटिंग यूनिट है जिससे आप पैसे बना रहे हो, आप जो टारगेट कंपनी जिससे पैसा बनाता है वही जो क्राउन ज्वेल है, आप जिसके वजह से वो एक्वायरर आपके पीछे पड़ा है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बेटा ये टेक्निक बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, बड़ा नेगेटिव है। मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसा क्राउन ज्वेल टेक्निक यूज नहीं करना चाहिए। बट याद रखना ये सारे के सारे टेक्निक यूएसए में बड़े चलते हैं, इंडिया में ये सब चलेंगे नहीं। इंडिया में जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया, तुम ना ही ओनरशिप को चेंज कर पाओगे, ना ही क्राउन ज्वेल कर पाओगे, ना ही पैकमैन डिफेंस कर पाओगे। पैकमैन डिफेंस का मतलब होता है भैया एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पर जो आपको बिड कर रहा है आप उसे खरीद लो। ये तब होगा ना बेटा, ये तब होगा अगर बिडर कंपनी यानी जो बिडर कंपनी होगी वो स्मॉल कंपनी होगी। बेटा जो बिडर कंपनी होगी वो स्मॉल कंपनी होगी, और जो टारगेट कंपनी वो बड़ी होगी, उसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। ठीक है? अच्छा फिर क्या बेटा? बायबैक करा लो। बायबैक करने से ओल्ड इन्वेस्टर का क्या हो जाएगा? शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, और शेयर होल्डिंग बढ़ने की वजह से पता है क्या होगा? आपके पास बेटर कंट्रोल होगा। ठीक है? तो इसका मतलब है आपके पास ओनरशिप में, एसेट्स में एडजस्टमेंट कर लो। नंबर वन, आप क्राउन ज्वेल टेक्निक यूज करो। क्राउन ज्वेल टेक्निक इस टेक्निक जहां पर आप आपके मेन ऑपरेटिंग एसेट्स को बर्बाद कर देते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्राउन ज्वेल ओनरशिप ऑफ द एसेट। थर्ड इज पैकमैन डिफेंस। पैकमैन डिफेंस तब होता है बेटा जब टारगेट कंपनी बड़ी होती है और बिडर कंपनी छोटी होती है। यहां पर बोलते हैं जो आपको खरीदने आ रहा है उसी को खरीद लो। हो गया पैकमैन डिफेंस। चौथा है भैया आप लोग रीपरचेज कर लो या तो आप लोग बाय बैक कर लो। ठीक है? बट देर आर सम एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स भी है, जिसमें सबसे पहले भैया हम लोग बोल रहे हैं ऑथराइजेशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक मतलब आप लोग ना इस कुछ ऐसे टाइप के सिक्योरिटीज इशू कर दो जो कंपनी के फेवरेबल में है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अतिरिक्त पावर मिल जाएगा, जैसे टेक ओवर ट्रिगर हो जाए। समझ रहे हो? नेक्स्ट इज पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? पॉइजन पिल टेक्निक या स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, टेक ओवर में इस्तेमाल होता है, जहां पर अगेन मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, जैसे टेक ओवर ट्रिगर हो जाएगा आपके पास कुछ राइट्स आ जाएंगे। अगेन ये भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऐसे कुछ राइट्स है, ये पिल्स तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब ये चीजें बताई जा रही है। अब देखो ध्यान से देखो, पॉइजन पिल टेक्निक इज अ स्ट्रेटेजी used against hostile takeover whereby there is a creation of a poison pill. These pills provide special right which is accessible only after a period जो ट्रिगर करेगा टेंडरिंग ऑफर। ठीक है? अब सम ऑफ द राइट जो अवेलेबल होगा वो पिल के अंदर होगा, वो आप राइट बना सकते हो। नेक्स्ट इज सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट। सुपर मेजोरिटी अमेंडमेंट का मतलब भैया आप हर एक चीज कंपनी के अंदर ऐसा कठिन बना दो कि आप लोगों को ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगी नहीं, और जब नहीं मिलेगी तो आप कोई भी चीज़ सही तरीके से कर नहीं पाओगे।
क्लासिफाइड बोर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? क्लासिफाइड बोर्ड एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप कोई भी काम को करने को डिले करते हो, बट ऑब्वियसली बात है ये एक टाइम तक ही कर पाओगे, बिकॉज आप मीटिंग नहीं रख रहे हो, तो कब तक मीटिंग रखोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हथकंडे है बेटा। एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो भैया डिफेंस स्ट्रेटेजी पूछ लेंगे, एग्जाम में आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, जैसे कि ओनरशिप में बदलाव या एसेट में बदलाव, फिर क्राउन ज्वेल टेक्निक हो गया। उसके बाद क्राउन ज्वेल टेक्निक के बाद भैया जी पैकमैन डिफेंस हो गया। पैकमैन के बाद भैया जी बाईबैक हो गया। ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स है, वो जो आप एंटी वाले जो अग्रीमेंट्स आप जो लाओगे, जैसे भी लाओगे, वो आप लोग का अलग तरीका है, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है। अब बेटा आई थिंक हमने 2 वीडियो बनाया है। 2 वीडियो ये दर्शाता है कि हमने टेक ओवर इतना तो ऊपर ऊपर से देख लिया है कि हमारा टेक ओवर का बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया, अगर रेगुलेशन नंबर 10 आपको देखना है, कम से कम 10 कमेंट मेरे को चाहिए। अब दोस्तों से करवाओ, किससे करवाना, जो जिससे करवाना करवाओ। 10 कमेंट रेगुलेशन नंबर 10 में होंगे तो भैया रेगुलेशन नंबर 10 अगले ही दिन तुमको मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लोग देख रहे, हाँ लाइव नहीं देखते लोग, बाद में देखते, बट थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, मिलते हैं।